हाजी कुल्फी वाला। जागता है खुदा और सोता है आलम, कि रिश्ते में किस्सा है निंदिया का बालम। ये किस्सा है सादा नहीं है कमाल, न लफ्ज़ों में जादू बयां में जमाल। सुनी कह रहा हूँ न देखा है हाल, फिर भी न शक के उठाएं सवाल, कि किस्से पे लाजिम है सच का असर, यही झूठ भी आके बनता हुनर। छापे का किस्सा गो अर्ज करता है कि एक है चौक नखास का इलाका और एक है हाजी मियाँ बुलाकी कुल्फी वाले। 85-86 बरस की उम्र है, दोहरा थका बदन है, पट्टेदार बाल, गलमुच्छे और आदाब अर्ज करते हुए उनके हाथ उठाने के अंदाज में वह लखनऊ मिल जाता है जो आमतौर पर अब खुद लखनऊ को ही देखना नसीब नहीं होता। किसी ज़माने में हाजी मियाँ बुलाकी की बर्फ़ और निमिष खाने के लिए गोंडा, बहराइच, बलरामपुर, कानपुर और दूर दूर से रईस शौकीन गर्मी सर्दी के मौसमों में 2 बार लखनऊ तशरीफ़ लाते थे। बुलाकी की बदौलत 4 नाचने गाने वालियों, उनके लघुए भगुओं और 4 किस्म के सौदागरों का भी भला हो जाता था। बुलाकी मियाँ ने हज़ारों रुपए पैदा किए, पक्का 2 मंजिला मकान बनवाया, 2 बार हज कराए, पहले लड़के और फिर लड़की की शादी धूमधाम से की। न लड़की रही न लड़का। 15-20 बरसों के आटे पाटे में हाजी पिस गए। लड़की का गम लड़के के दम पर सह लिया। लड़का भी ऐसा होशियार था कि बाप का नाम दोबाला किया। 17-18 साल हुए। एक दिन राह चलते हार्ट फेल हुआ और चटपट हो गया। अपने पैरों घर से गया था, पराए हाथों उठकर उसकी लाश आई। 1-1.5 साल तो गम में टूटे सिमटे बदहवास बैठे रहे, मगर फिर पोतों के मुंह देखकर हाजी बुलाकी मियाँ ने अपना जी कड़ा किया। सोचा कि घर से निकाल कर खाते खाते तो एक दिन कारों का खजाना भी चुक जाता है, फिर मेरे बाद इन बच्चों का क्या होगा। इसलिए हाथ पैर गो थके ही सही, मगर जब तक चलते हैं तब तक पुराने हुनर से इतने जनों का पेट क्यों न भरूं। कुल्फियाँ धोने और दूध वगैरह औटाने भरने के चक्कर में बूढ़ी का ध्यान बटेगा, दुल्हन का वक्त कटेगा। बच्चों के पेट में बहाने से कुछ न कुछ दूध मेवा भी पहुंचता रहेगा और मेरा भी बाहर निकलना हो जाएगा। अब और किया क्या जाए। इस तरह एक दिन बादाम, पिस्ता, चिरौंजी, इलायची, ज़ाफ़रान, शक्कर, संतरे और अनारों का सौदा कर लाए। दूध, रबड़ी, बालाई लाए, कुल्फियाँ धोईं, कढ़ाव चढ़ाया। 19वीं सदी में उस्तादों की चिलमें भर भर के सीखे हुए हुनर के हाथ रच रच कर दिखलाए। फिर हाजी बुलाकी मियाँ की तजुर्बेकार बीवी उम्र भर के सधे हाथों से डले में कुल्फियाँ सजाने बैठी, बर्फ भर कर हांडी हिलाई। तब तक हाजी बुलाकी मियाँ ने पुराने वक्तों में रईसों, नवाबों और अंग्रेज हिंदुस्तानी हाकिमों से मिले सर्टिफिकेटों का रजिस्टर निकाला। यह चमड़े का रजिस्टर वजीरे ने मरने के कुछ ही दिनों पहले कानपुर से 75 रुपए में बनवाया था। हर पुश्त पर 2 सर्टिफिकेट चमड़े के फ्रेम में मर दिए। उसमें न टूटने वाले कांच भी जड़े हैं। अब्बा को अपने ये सर्टिफिकेट बहुत प्यारे हैं, इसलिए वजीरे यह कीमती रजिस्टर बनवा कर लाया था। हाजी उस दिन फूले न समाये थे। आज उस दिन को रोए, फिर अपने को संभाला, कहीं बूढ़ी न देख ले। उजला कुर्ता, चूड़ीदार पाजामा और टोपी पहनी, मजदूर को बुलवाया, डला उसके सिर पर लादा और करीब 17-18 बरसों के बाद अल्लाह का नाम लेकर कुल्फियाँ बेचने निकले। इस बार बूढ़े बूढ़ी दोनों एक दूसरे की आंखों को आंसुओं के हमले से न बचा सके। पर्दे की ओट में दुल्हन भी रो पड़ी। उसकी सिसकी सुनकर हाजी बुलाकी तेजी से बाहर चले आए।
गली से बाहर आकर नखास बाजार में पहली आवाज़ लगी, कुल्फ़ी मलाई की बर्फ़। गला भर भर आया। दूसरी आवाज़ में ही बुलाकी मियाँ ने अपने आप को संभाल लिया। वह इंसान ही क्या जो मुसीबत न झेल सके। घंटे के हिसाब से एक इक्का तय किया और उम्र भर के बढ़ते हुए बाजार को छोड़कर हजरतगंज, जॉपलिंग रोड और पंचमंगलियों की तरफ चले। हिंदुस्तान को आज़ादी बस मिलने वाली ही थी। नया दौर शुरू हो चुका था। एक आला हाकिम ज़माना के वालिद बुजुर्गवार का दिया हुआ सर्टिफिकेट भी उनके रजिस्टर में मौजूद था। उन्हीं की कोठी का नंबर पूछते पूछते जा पहुँचे। इक्का कोठी से बाहर ही खड़ा करवाया और रजिस्टर लिए अंदर गए। अर्दली से पूछा तो मालूम हुआ कि साहब पीछे वाले बागीचे में फुर्सत से बैठे हैं। अर्दली को दुआएं दी और कहा कि जरी ये खत हुजूर की खिदमत में पेश कर दो, मेरे बुढ़ापे पे तरस खाओ। अर्दली को रजिस्टर खोल कर दिया और खत पर हाथ रखकर बतला भी दिया। हाकिम ज़माना बाप की लिखावट बरसों बाद अचानक देखकर बहुत खुश हुए। रजिस्टर के दूसरे सर्टिफिकेट पढ़ने लगे। फिर बुलाकी मियाँ को बुलवा लिया। हाजी बुलाकी मियाँ महज खालिस माल से ही नहीं बल्कि अपनी बातों और अदब कायदे से भी ग्राहकों को खुश करते हैं। हाकिम ज़माना, उनकी बेगम साहिबा और दोनों जवान बेटियों के हाथ में तश्तरियाँ पहुँची नहीं कि हाजी बुलाकी ले उड़े। कुल्फ़ी में हुजूर दूध औटाने और शक्कर मिलाने में ही सिफत होती है। कुल्फ़ी की तारीफ़ तो तब है जबकि यहाँ खोली जाए और बनारसी बाग में जाकर खाई जाए। इतनी देर में अगर कुल्फ़ी गल जाए तो फिर हुजूर वह शौकीनों के खाने काबिल नहीं। और बात सरकार यहीं तक नहीं, कुल्फ़ी ज़माने के फेर में अगर इतनी बर्फ़ डाल दी कि खाने वालों के दांत गले और जबान ठिठुरी तो फिर हुजूर सिफ्त क्या रही। आजकल के कुल्फ़ी वाले लखनऊ के पुराने हुनर को नहीं जानते। हमारे उस्ताद ने सिखाया था कि अव्वल तो ये समझो कि कुल्फ़ी में तरावट किस चीज़ की है, बर्फ़ की या दूध, मलाई, रबड़ी, फलों मेवों की। यही तो पकड़ की बात है बेगम साहिबा। अल्लाह आप सबको जीता रखे। माल को हुजूर तरावट इतनी ही देनी चाहिए कि उस पर से मौसम गर्मी का असर हट जाए। अगर दांत गले तो परखैया परखेगा क्या। पढ़ी लिखी लड़कियां और हाकिम आला पर बातों का असर होने लगा। बुलाकी मियाँ ने लड़कियों की ओर मुखातिब होकर सुनाया, आपके जन्नत नशीं दादा जान को खुश करना हर एक के बस की बात न थी। हुजूर मेरी बात के गवाह होंगे। आपके दादा जान एक बार छोटे लाट साहब के यहाँ खाना खाने गए थे। वहाँ मुर्ग मुसल्लम की बड़ी तारीफ हो रही थी। कई और अंग्रेज हाकिम थे। शहर के कुछ रईस नवाब भी थे। सभी लाट साहब के बावर्ची के लाम बांध चले। आपके दादा जान खामोश बैठे रहे। लाट साहब बोले कि नवाब साहब आपने तारीफ नहीं की। आपके दादा जान ने फरमाया कि हुजूर तारीफ के काबिल कोई चीज़ तो हो। फिर उन्होंने अपने यहाँ सबको दावत दी। साहबजादियों, मेरी बात के चश्मदीद गवाह हमारे सरकार यहाँ तशरीफ़ फरमा है। जहाँ तक मुझे ध्यान है हुजूर उस वक्त कोई 10 या 11 साल के रहे होंगे। इसके बाद हाकिम ज़माना और उनका ख़ानदान हाजी बुलाकी मियाँ का अदसरे नौ सरपरस्त हो गया। फिर कोई शानदार कोठी बंगले वाला हाजी बुलाकी की कुल्फ़ियों से महरूम न रहा। हाजी बुलाकी की कुल्फ़ी और निमिष का शुमार भी लखनऊ के कल्चर में हो गया। विदेशी मेहमानों को लखनऊ आने पर चिकन के कुर्ते, दुपलिया टोपी, रुमाल और साड़ियाँ, मिट्टी के खिलौने और मशहूर इत्रों के तोहफे तो दिए ही जाते थे। हाजी बुलाकी की कुल्फ़ी या सर्दियों में निमिष भी खिलाई जाने लगी। अंग्रेज़ी के अखबार वालों ने उनकी तस्वीरें तक छापी। साल भर में हाजी साहब का कारोबार चल निकला। जो पहले
की आमदनी के मुकाबले में अब चौथाई भी न होती थी, क्योंकि इनाम इकराम देने वाले रईस अब नहीं रहे। पर ज़माने को देखते हुए हाजी साहब की रोज़ी सध गई। मुनाफे के लालच में माल निखालिस न किया, इज्जत और नाम पर डटे रहे। धीरे धीरे 2 पोतों को हाकिम ज़माना की बदौलत मुस्तकिल चपरासियों में भर्ती करवाया। मोहल्ले, पड़ोस और रिश्तेदारों के कई लड़कों को छोटे मोटे काम दिलाए। बड़ी इज्जत बढ़ गई। खुदा का शुक्र है, बूढ़ी जिंदा है, बहू है, बड़े पोते की बहू है। अल्लाह के फजलो करम से उसके आगे भी 2 बच्चे हैं। छोटे पोते की शादी भी पार्सल कर दी, मगर वह लड़की बड़ी कल्ले दराज है। सुख चैन के चाँद में बस यही एक गहन लग गया, वरना हाजी बुलाकी अब अपना गम भूल चुके हैं। एक दिन किसी वक्त की नामी नाचने वाली मुश्तरी बाई का आदमी उन्हें बुलाने आया। हाजी दोपहर के वक्त उसके यहाँ गए। उन्होंने मुश्तरी को बच्ची से जवान और बूढ़ी होते देखा था। उसका ज़माना देखा था कि रईस नवाबों के पलक पाँवों पर चलती थी। अब भी पुरानी लाखों की माया है, मगर ज़माना अब तवायफों का नहीं रहा। लड़कियों को BA MA पास कराया है, मगर अब गाड़ी आगे नहीं चलती। दरअसल मुश्तरी चाहती हैं कि दोनों की कहीं शादियां कर दें। यही नामुमकिन लगता है। हार कर दोनों को आदाब तहजीब सिखाई और थोड़ी बहुत नाच और गाने की तालीम भी दिलवा दी है। कचोट लड़कियों के जी में भी है, मुश्तरी के मन में भी। आजकल सहारनपुर का एक रईस ज़्यादा दोनों लड़कियों का नया नया दोस्त हुआ है। उसे शादी करने से ऐतराज़ नहीं, क्योंकि उसकी माँ एक यूरोपियन नर्स थी जिसे उसके वालिद ने मुसलमान बनाकर अपनी कानूनी बीवी बनाया था। वह लड़का जब लखनऊ आता है तो फला फला अफसर के घर मेहमान होता है। उनके यहाँ हाजी की निमिष खा चुका है, हाजी को जानता है। मुश्तरी हाजी बुलाकी की बातों के कमाल को जानती हैं। बाप की तरह उनके पैर पकड़कर कहा, उस लड़के को अपने शीशे में उतार लें हाजी साहब तो बड़ा सवाब होगा। मैं जानती हूँ आइंदा ज़माने में ये ज़िंदगी इन लड़कियों से ना सदेगी। अब इस पेशे में इज्जत नहीं रही। एक से पार पाऊँ तो दूसरी के हाथ पीले करने का रास्ता खुले। हाजी बुलाकी मान गए। दूसरे दिन शाम को मुस्तरी के यहाँ जा पहुँचे। बड़ी आवभगत हुई। सहारनपुरी रईस ज़्यादा वहाँ मौजूद था। दोनों लड़कियाँ तो थीं ही। हाजी ने गले में हाथ डालते हुए कहा, छोटे सरकार, खाना पहनना और इश्क करना यूँ तो परिंदे दरिंदे तक जानते हैं, मगर इनमें तमीज़ रखने और 1000 परतें छान कर इनकी खूबी और असलियत पहचानने की कुव्वत अल्लाह ताला ने सिर्फ इंसान को ही अता फरमाई है। वो भी हर एक को नसीब नहीं। आपको अपने लड़कपन का हाल सुनाता हूँ। कोई 16-17 बरस की उम्र होगी मेरी। उस्ताद के साथ जाया करता था। एक बहुत बड़े ताल्लुकेदार थे। लंबा चौड़ा डील डॉल, गोरा सुरखावी बदन और उनकी बड़ी बड़ी आँखें हसीन नाचनियों के लिए चुंबक थीं। आला ईरानी खानदान के पुश्त दर पुश्त से पोतड़ों के रईस थे, मगर आम रईसों की तरह भोले भाले न थे। उनके 2 आँखें ऊपर थीं तो 4 भीतर थीं। सबका राज लेकर किसी को अपना राज न देते थे। अपने जमाने के पक्के खिलाड़ी थे। सरकार, हजारों ने घेरा उन्हें, सैकड़ों ने रिझाया, जाल कंपे डाले, मगर जिस तवाइफ का मैं जिक्र कर रहा हूँ वह अपने ज़माने की नामी और हसीन थी। दिल में तमन्ना रखकर भी उसने कभी मुंह से कुछ न कहा। नवाब साहब उसकी खिदमतों को समझते रहे। जब खूब परख लिया तो उसे निहाल भी कर दिया। बाकी सब मुंह देखते ही रह गईं। फिर ऐसा भी वक्त आया कि नवाब साहब अपने चचा से मुकदमा लड़कर अपनी कुल एस्टेट हाई कोर्ट में हार गए।
तब उस तवायफ ने कहा कि जाने मन, तुम हो मेरे, ये जेवर दौलत और जायदाद मेरी नहीं है। इससे लंदन वाली अदालत तक मुकदमा लड़ो और सुरतरुई हासिल करो। यही हुआ भी। नवाब साहब फिर माला माल हो गए। बाद में नवाब साहब ने उस तवायफ से पूछा कि तुमने मुझ में ऐसा क्या देख लिया जो औरों की नज़र में ना पड़ा। तवायफ बोली, मैंने देखा कि तुम उतावले नहीं बल्कि पारखी हो और इंसाफ पसंद हो। बस इसके सिवा फिर कुछ देखने को नहीं रहा। इस पर नवाब साहब ने उससे कहा, सैलाबे इश्क अब अपनी हद पर है। अब मैं तुम्हें अपनी नौकर तवायफ की हैसियत से नहीं देख पाता। तुम मेरी मलिका हो। बाकायदा हुजूर निकाह पढ़वाकर उसे अपने मोहल्लों में ले गए। तो इश्क इसे कहते हैं। हर चीज़ हुजूर समझदारी मांगती है। अब कुल्फियों को ही ले लीजिए। एक एक ठंडा रेशा मुंह की गर्मी पाते ही पहले तो खिले और फिर धीरे धीरे घुलता जाए। ज्यों ज्यों घुले त्यों त्यों मिठास बढ़ती जाए। जो खुशबू या जो मसाले डाले हों वे अपनी जगह पर बोले। यही मज़ा इश्क का भी है। सरकार का रुतबा आला है मगर उम्र में हुजूर मेरे बच्चों के बच्चे के बराबर हैं। मेरी बातें आजमा देखिएगा। हुजूर पर हाजी की बातों का सुरूर गंठने लगा। हाजी बुलाकी कुल्फियाँ खिलाते चले, लड़कियों और मुश्तरी की तारीफ करते चले। लड़कियां रतन हैं मगर खुदा के इंसाफ से जिस पेशे में जन्म लिया है उसमें बेचारियों को बेकसूर घुटना होगा। कहाँ तो ये पढ़ी लिखी तहजीब याफ्ता लड़कियां और कहाँ आज के ज़माने का दोज़ख। हुजूर, यह मुश्तरी बड़ी नेक लड़की है। इसने अपना ज़माना देखा है मगर मैं इसके मुँह पर कहता हूँ कि अभी तो लड़कियों का मुँह देखकर इस फिराक में है कि इनकी शादियाँ हो जाए। मगर खुदा मेरी इन बच्चियों को हर खतरे से बचाए। महज बात के तौर पर ही कह रहा हूँ कि बाद में हार कर यही मुश्तरी लड़कियों से कहेगी कि पेशा करो, यारों को ठगो और मेरे कहे मुताबिक तुम लोग नहीं करोगी तो घर से निकलो। अरे हुजूर, झूठ नहीं कहता। अपनी लड़कियों के हक में इन नायकाओं से बढ़कर कोई बुरा नहीं होता। रुपयों की लूट के पीछे दीवानी ये और कुछ भी नहीं सोचती। आपको एक किस्सा सुनाता हूँ गरीब परवर। एक नौजवान रईस थे। एक तवायफ से दिल मिल गया, उसे निहाल कर दिया मगर नायका का पेट इतने से ही न भरा। एक और बूढ़े भोंदू रईस को भी फंसा लिया। लड़की लाख कहे कि अम्मा मुझसे बेवफाई ना कराओ मगर अम्मा झड़क झड़क दें, कहें कि ऐसा सदा से होता आया है। खैर हुजूर, होते करते एक दिन नौजवान रईस को भी पता चल गया। वह 4 गुंडों को लेकर उसके कोठे पर चढ़ा आया। तवायफ की नाक काटी, बूढ़ी की तोंद में करौली घुपी। बड़ा बापेला तौबा तिल्ला मचा। खैर किस्सा खत्म हुआ मगर बेचारी लड़की नाक कटने के बाद दीनों दुनिया किसी अर्थ की न रही। बतलाइए भला उसका क्या कसूर था जो ये सज़ा पाई? यही ना कि तवायफ के घर पैदा हुई थी, इसलिए अपने आशिक से शादी न कर सकी और अपनी नायका अम्मा के बस में उसे रहना पड़ा। मैं ऐसी ऐसी सैकड़ों मिसालें दे सकता हूँ। इस बच्ची की सूरत देखकर तरस आता है। अब तो सरकार भी ये पेशा खत्म कर रही है। खुदा इन पर रहम करे। बातों का सिलसिला बढ़ाते रहे और 2-3 रोज में ही लड़का राजी हो गया। मुश्तरी अब हाजी बुलाकी के पांव पकड़ती है, कहती है दूसरी की शादी भी करवा दो, तब घर बैठकर खुदा का नाम लेना। लेकिन अब एक मुश्तरी की लड़कियां ही नहीं, कई और भी हाजी साहब से नई जिंदगी मांगती हैं। हाजी दिल ही दिल में परेशान रहते हैं कि सबको कहाँ पार लगाएं।
जंतर मंतर। मंतर के बल से आदमी को शेर से भेड़ बना देने वाले पाटे नाले के शाह जी शैतान की भांति प्रसिद्ध हैं। होली, दिवाली या दशहरे की आधी रात को मसान में किसी शव की छाती पर बैठकर तेली की खोपड़ी में बकरे के रक्त की स्याही रखकर सुरखाब की पर से उल्लू की कलेजी पर ऐसा जंतर लिख देते हैं कि आदमी की क्या हस्ती, शैतान भी कुत्ते की तरह दुम हिलाने लगता है। कादिर मियाँ का कहना है कि उनका सिन 450 बरस का है, परंतु मौला पहलवान उसकी आयु 425 बरस की बताते हैं। नवाब मुन्ना साहब के हाथे में बसने वाले दुकानदार 200 रुपये माहवार के वसीकेदार चंदा नवाब उर्फ चांद लखनवी के शब्दों में ऐन एतवार के दिन इत्मीनान से बैठकर बनाए गए खुद अल्लाह मियाँ की कारीगरी के खास नमूने हैं। उस दिन जरा सी बात पर पीर बख्श ने कादिर मियाँ की पाठा बनेठी के फकत 2 ही 4 हाथ दिखाकर गम खा लिया। कादिर मियाँ उस हाथे में पिछले 4 साल से बर्फ बेचते हैं और पीरू सिर्फ इसी साल से फुटपाथ पर तराजू लटकाकर बर्फ की 2 सिलें लेकर बैठकर कहने लगा है, 5 आने मन लुटा दिया भाई। एक दिन कादिर मियाँ के पुराने ग्राहक छोटे मिर्जा ने पीरू से 1 पैसे की बर्फ खरीद ली। कादिर मियाँ की छाती पर जैसे किसी ने मुक्का मार दिया। अपने को संभाल कर कादिर ने उनसे कहा, आप भी हुजूर आज किसके कहे में आ गए? भला वह बर्फ खरीदने काबिल है? छोटे मियाँ ने मुस्कुराकर कहा, क्यों भाई, उसमें खराबी क्या है? अजी हुजूर, सदर वाली पलटन के गोरे इसी के पानी से नहाते हैं। जितनी बर्फ बची उसे अर्दली बैरा लोग इन ऐसों के हाथ बेचकर अपने कौड़े सीधे करते हैं, तभी तो बेचते हैं 5 आने मन। हमारे यहाँ तो सरकार सीधे डिपो से माल आता है, जैसा ऑर्डर हुआ वैसा ही किया। डिपो वाले अभी कह दें कि 2 आने मन बेचो, हम 2 आने बेचें, नहीं तो चाहे घुल जाए 8 आने से 7.25 आने नहीं हो सकते गरीब परवर। हाँ। भाई रमजानी ने कादिर मियाँ को टोकते हुए गंभीरता पूर्वक मुंह बनाकर कहा, अमा होगा भी, तुम भी यार बस यही काजी जी दुबले क्यों कहे शहर के अंदेशे से। ना भाई, दूर करो इस झगड़े को। असल असल ही है और नकल नकल ही। ये बेटा पीरू कै दिन बर्फ बेचेंगे? कादिर मियाँ की पीठ पर हाथ रखकर रमजानी ने उसे तसल्ली दी। छोटे मियाँ मुस्कुराकर चले गए। पीरू मियाँ शाने हिलाते और कदम तौल तौल कर रखते हुए कादिर की दुकान तक आए और अकड़ कर कहने लगे, शक्ल चुड़ैलों की, मिजाज परियों के, कसम खुदा की वह भर्राटेदार रसीद किया होगा कि सब सिट्टी पिट्टी गुम हो जाएगी। बेटा हमारे ग्राहकों को भड़काता है। क्या सहल समझ लिया है किसी को भर्राटेदार रसीद कर देना? किसी सकत के पाले नहीं पड़े हो अब तक, वरना यह सारी शेखी हवा हो जाती मियाँ, समझे? अकड़कर छाती बाहर की ओर निकालते हुए कादिर ने कहा। 2 कदम आगे बढ़कर पीरू बोला, क्या कहा? जरा फिर से कहना। कहा क्या? जो जी में आया कहा। तुमसे जो बनाए बना लो। कादिर की घुटी हुई खोपड़ी पर पीरू का कड़ाकेदार हाथ पड़ा चट से। 2-3 आदमी बचाव करने के लिए बीच में पड़ गए। जमीन से गिरी हुई दुपल्ली टोपी को उठाकर सिर पर जमाते हुए कादिर ने कहा, बड़े सोरे पुस्त बनते हैं, रुस्तमे हिंद हो रहे हैं। क्या कमजोर समझ के झप से मार दिया? जवानी की कसम, इसका बदला न लिया तो नाम कादिर नहीं, मुसलमान नहीं, काफिर कहना, काफिर। हाँ। पीरू कुर्सी पर चुपचाप बैठा बैठा हाथ की नसें चटकाता रहा। कादिर रमजानी से धीरे से कहने लगा, शाह के यहाँ चलते हो?
कौन शाह? हल्के हाथ से ताली बजाकर एक हाथ गाल पर रखते हुए चकित चितवनों से एक क्षण तक चुपचाप देखते रहने के बाद कादिर मियाँ बोले, ये लीजिए, ये मजा देखो। अम्मा, तुम पाटे नाले के शाहजी को नहीं जानते? लखनऊ में रहते हो। सारी खिलकत तो दौड़ दौड़ कर उनके कदम चूमती है। और कुछ झींकती हुई आवाज में रमजानी ने बात काटते हुए कहा, समझ गए मियाँ। अच्छा, उनके यहाँ क्या करोगे जाकर? उनकी मेहरबानी से 2 दिन में बेटा की आंतें न कट जाएं तो मुंह छुड़वा दूं। इसने समझा क्या है? रमजानी ने कहा, हाँ यार, उनके बारे में सुना तो हमने भी बहुत कुछ है, लेकिन कभी सांप का नहीं पड़ा। हाथ आगे की ओर बढ़ाकर हवा में इशारे बांधते हुए कादिर ने कहा, अम्मा, वह आदमी थोड़े हैं, कसम खुदा की पूजने लायक चीज है। अभी 4-5 दिन की बात है, जब्बार की बीवी के सर का भूत बड़ी सफाई से बैठे ही बैठे चुटकी बजाकर उतार दिया। टिकैतगंज वाले हुसैनी के ऊपर तुम तो जानते ही हो, कैसी जबरदस्त मूठ फेंकी गई थी। मगर भाई वाह, कमाल है शाहजी को। जैसे ही उनको पता लगा, वो खट से मूठ फेरी कि चलाने वाले का सफाया हो गया। हुसैनी उनके खास मुरीदों में से है ना। रमजानी मियाँ आश्चर्यचकित से कादिर की ओर देख रहे थे। एक क्षण कर निस्तब्ध रहकर उन्होंने कहा, अम्मा हाँ। कुछ मजाक सा उड़ाते हुए मुस्कुराकर कादिर बोले, यह लीजिए, आपको ताज्जुब हो रहा है। अम्मा, वह फरिश्ते हैं, फरिश्ते। अभी तो दम भर में तुम्हें विलायत पहुंचा दें और सारे विलायत को लाकर ऐशबाग के रामलीला वाले मैदान में बसा दें। तुमने उनको समझ क्या रखा है? कादिर ने रमजानी को अपनी बातों से प्रभावित कर उनमें शाहजी की जियारत करने की एक प्रबल भावना उत्पन्न कर दी। लच्छेदार बातों से अब वह अपने कौतूहल को अधिक न बढ़ने दे सका। उसने आग्रहपूर्वक कादिर मियाँ से कहा, अम्मा भाई, कब चलते हो उनके यहाँ? तुम भी यार खाम खा क्यों देर कर रहे हो? इन बेटा पीरू को खूब सबक मिलेगा उस्ताद, चोर साला। अवध की नवाबी से भी संभवतः 10-5 वर्ष पहले ही पाटे नाले का वह मकान बना होगा। सामने की छोटी छोटी पुरानी लखौरी ईंटें मकान से अपना संबंध छोड़कर दीवार को खोखला कर चुकी थी। एक मंजिला छोटा सा मकान सन 34 के भयंकर भूकंप और उससे भी बहुत पहले सन 57 के गदर की स्मृतियों की छाप अपने शरीर पर लगाकर जीर्ण शीर्ण दशा में आज भी अपना एक महत्व रखता है। सामने छोटा सा बैठक खाना, जिसमें एक फटी हुई दरी बिछी हुई, एक चौकी पर पुराना सा गद्दा, उस पर तेल और स्याही के सैकड़ों धब्बों से भरी हुई 10-12 पैबंद लगी हुई छोटी सी सफेद चादर पर मैला सा गाव तकिया रखा हुआ था। यही शाहजी का आसन था। चौकी के सामने एक छोटी सी तिपाई पर लोहे का एक पंजा, 10-20 लाल कपड़े के बने हुए गंडे ताबीज और मिट्टी के प्याले में धूप और लोबान रखी हुई थी। चौकी के दूसरी ओर हुक्का और गड़ुआ रखा था। नीचे फर्श पर शाहजी के 2-3 मुराद और 4-5 ताबीज पाने वाले इच्छुक बैठे हुए शाहजी के आने की प्रतीक्षा कर रहे थे। एक ने कहा, तुमने कुछ सुना? कल मौलवीगंज में डाका पड़ा था। दूसरा बोला, अम्मा हाँ भाई, दिन दहाड़े डाका। अंग्रेजी राज ना हुआ, अपने हिसाब जैसे नवाबी हो गई। 60 का सिन होने आया। जो कानों से सुना करते थे वह अब आंखों से देखने में आ रहा है भाईजान। तीसरे ने कहा, यह कांग्रेसी राज है। सरकार कोई नादान थोड़ी थी कि झट से स्वराज दे दिया। गांधी जी बहुत स्वराज स्वराज चिल्ला रहे थे। सरकार ने कहा, लो हमने दे दिया, अब करो इंतजाम। बस भाई, उन्होंने स्वराज तो दे दिया और झट से जेल से डाकू लोग छोड़ दिए।
विस्मित भाव से चुपचाप सुनते सुनते पहले व्यक्ति ने ताली पीटते हुए कहा, यह लीजिए, मैं अब तक सोच रहा था कि यह आखिरकार कांग्रेस के वजीर आजम वही क्या भला सा नाम, अरे वही पंत जी यहाँ क्यों आए थे? कादिर और रमजानी ने इसी समय कमरे में प्रवेश किया। सबकी आंखें एक बार एक साथ ही उनकी ओर उठ गईं और फिर लोग कौतूहल पूर्वक बोलने वाले व्यक्ति से एक साथ ही पूछ बैठे, अम्मा, क्या पंत जी आए थे अपने शाहजी के पास? दूसरा और बोला, हाँ भाई, इसमें ताज्जुब की कौन सी बात है, हमारे शाहजी कुछ ऐसे वैसे थोड़ी हैं, सातों विलायत तक इनका नाम रोशन है मियाँ, समझते क्या हो? कादिर ने रमजानी की पीठ पर ठौका मारकर धीरे से कहा, सुन लिया भाई, पंत जी तक यहाँ आते हैं। रमजानी मुग्ध भाव से मौन हो बैठा ही रहा। उसके मुख की चेष्टाएं साफ बतला रही थी कि शाहजी के प्रति उसके मन में अगाध श्रद्धा के बहाव उत्पन्न हो रहे हैं और उनके दर्शन करने की इच्छा प्रतिक्षण तीव्र होती ही चली जा रही है। उसने कादिर से प्रश्न किया, शाहजी कब तशरीफ लाएंगे भाई? कादिर ने उससे कहा, अब आते ही होंगे। फिर बैठे हुए व्यक्तियों से अपना परिचय कराने के लिए उसने नम्रता पूर्वक कहा, तो पंत जी किस सिलसिले में आए थे भाईजान? उसने कहा, अब यह तो कैसे बताएं मियाँ, कल दोपहर में उनकी मोटर यहीं गली के नुक्कड़ पर आकर खड़ी हुई। मैं इत्तेफाक से वहीं खड़ा सलारू की दुकान पर बीड़ी ले रहा था। सामने देखा तो पंत जी। उन्होंने मुझसे ही शाहजी का पता पूछा। मैं उन्हें यहाँ ले आया। फिर 2 घंटे तक मुतबातिर पंत जी और शाहजी में अकेले में बातें होती रही। चलते वक्त मैंने देखा उनके हाथ में ताबीज थे। अल्लाह जाने भाई क्या राज है, बड़े लोगों की बातें वही जानते हैं। दूसरा व्यक्ति बोला, माँ आए होंगे वही अपनी सल्तनत के सिलसिले में, यह कांग्रेस वाले हैं, अंग्रेजी पढ़े लिखे हैं तो क्या हुआ, अपना धर्म ईमान थोड़ी छोड़ते हैं ये लोग। सब लोग इस बातचीत से प्रभावित होकर कुछ देर के लिए मंत्रमुग्ध हो मूर्तिवत बैठे रहे। वैसे ही अंदर खड़ाओं की खटखट ध्वनि सुनाई पड़ने लगी। दूसरे ही क्षण दरवाजा खुला और शाहजी ने बैठक में प्रवेश किया। अभ्यर्थना के लिए सब खड़े हुए। काला लंबा सा चूगा पहने, गले में सीपी, शंख, कौड़ियों और बड़े बड़े मूंगों की 5-6 मालाएं अस्त व्यस्त क्रम से पड़ी हुई थी। दोनों कानों में इत्र की फुरहरियां लगी हुई, आंखों में महीन सुरमा, सर के लंबे लंबे बाल और छाती छूती हुई लंबी दाढ़ी मेहंदी से रंगी हुई थी। दाढ़ी की जड़ों में सफेदी झलक कर उनके श्याम मुखमंडल की रौनक बढ़ा रही थी। एक ने झुककर फर्शी सलाम करते हुए नम्रता पूर्वक कहा, आदाब बजा लाता हूँ हुजूर। अक्खा मियाँ हुसैनी हैं, खुश रहो भाई, खुश रहो। कहो मियाँ अच्छे तो रहे? शाहजी ने पूछा। सब आपकी इनायत है हुजूर, हम लोग इन्हीं कदमों के जेर साए पड़े रहते हैं। ना ना भाई ऐसी बात मत कहो, हम सब उसी परवरदिगार के बंदे हैं, उसी के कदमों के जेर साए परवरिश पाते हैं। तौबा बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, तू ही है, तू ही है। दोनों कान पकड़कर हाथ और आंखें एक बार ऊपर की ओर उठाकर गदगद भाव से खड़ाओं से पैर निकाल 2 जानू होकर वह चौकी पर बैठे। फिर धूप और लोबान के धुएं को हाथों में मल मल कर चेहरे और दाढ़ी पर लगाने लगे। अरे हुजूर, हमारे लिए इस वक्त आप ही रसूल हैं, गदगद भाव से मियाँ हुसैनी ने कहा। बैठे हुए 2-3 व्यक्ति हाँ में हाँ मिलाने लगे। शाहजी बीच बीच में उस बड़े जादूगर को बार बार सिजदा कर किसी न किसी रूप में अपने गुण अपने आप ही बखानते जाते थे। बैठे हुए लोग गर्दन हिलाकर आश्चर्यचकित हो वाह वाह करते जाते थे। एक आदमी उठता, मार्मिक स्वर में अपनी करुण कथा शाहजी के आसन के समीप जाकर सुनाता और शाहजी लच्छेदार बातों के साथ उसके लिए कोई यंत्र अथवा चौराहे की पूजा करने की व्यवस्था देते।
क्रमशः वह कादिर मियाँ की ओर संकेत कर कहने लगे, हाँ भाई, तुम्हें क्या कहना है? कादिर और रमजानी मुग्ध भाव से उठकर शाह जी की गद्दी के पास तक आए, झुककर 2 बार सलाम की और फिर दो जानू होकर बैठ गए। बड़ी नम्रता पूर्वक संकोच के साथ कादिर ने उनसे कहना शुरू किया, क्या बताऊं हुजूर, एक आदमी हमको बहुत सताता है। सुरमीली आंखों को कुछ क्षण कादिर के मुखमंडल पर गड़ाते हुए शाह जी ने कहा, अम्मा, आए कहाँ से हो? खाकसार यही माली खां की सराय में बर्फ बेचता है हुजूर। दिन भर में जो धेली सूखी मिलती है उसी से आपके जेरसाए परवरिश पाता हूँ। गरीब परवर, वही साला पीरू पीरू करके एक आदमी इसी साल से बर्फ बेचने लगा है। हमें हुजूर इसकी कुछ शिकायत नहीं, खाली इतना है कि वह अपनी ताकत के घमंड में ग्राहकों को भड़काता और तोड़ता है। पलटनिए गोरों की नहाई हुई बर्फ की सिलों को सस्ते दामों पर खरीद कर 5 आने मन बेचता है, और हम तो सरकार डिपू के नौकर हैं, 8 आने मन खुला रेट है। शाह जी से बातचीत का सौभाग्य प्राप्त करने की लालसा से रमजानी बोल उठा, इतना ही नहीं हुजूर, वह इस गरीब को बहुत सताता है। अब आज ही दोपहर में देखिए, 10 आदमियों के सामने इस गरीब के साथ मारपीट कर बैठा। ताकत का घमंड है हुजूर, अपने सामने किसी को कुछ समझता ही नहीं। हमने उसे समझाया कि देखो, अभी दुनिया में इतना अंधेर नहीं मचता, गरीबों की हिमायत करने वाले भी अभी बहुत से हैं। हमने कहा कि हमारे शाह जी को अभी खबर लग जाए कि तुम इस गरीब को सताते हो तो चुटकी बजाते तुम्हारे ये कल्ले कल्ले दुरुस्त कर दें। फिर आपकी शान में हुजूर उसने ऐसी बात कही कि मेरी आंखों में खून उतर आया। हमने कहा कि तुमने शाह जी को समझा क्या है, उनकी शान में ऐसी बातें निकालते हो। 10 आदमी उसी को जेर करने लगे हुजूर, लेकिन अपने आगे यह कमबख्त किसी की कुछ सुनता ही नहीं। जाहिल आदमी, बेपढ़ा लिखा, बस अपनी ताकत के घमंड में भूला हुआ है। शाह जी बोले, अम्मा, तुम उसकी कुछ फिक्र ना करो, हमें कोई कुछ कहता है कहने दो। हम तो कहते हैं कि भाई, हम नाचीज और तुम हमारे लिए सब कुछ हो, मगर हाँ, खुदा के किसी गरीब और कमज़ोर बंदे को सताओगे तो इसका नतीजा तुम्हारे लिए बुरा होगा। अभी नरसों की बात है, राजा बाजार से मैं आ रहा था, एक आदमी एक कमज़ोर को दे हंटर पीट रहा था। बेचारे ने हमारे पैर पकड़ लिए। शाह जी बचाइए, यह हमारी मजदूरी भी नहीं देता और खामखा मार रहा है। हमने उसे समझाया तो हम ही को मारने दौड़ा। हमने कहा, भाई मार लो, मगर इस गरीब को मत मारो। इस पर वह अकड़ गया और एक हंटर कस के फिर उस बेचारे को मार दिया। हमने कहा, खबरदार अब मत मारना, लेकिन वह ना माना। फिर जो हंटर उठाया तो खुदा की मर्जी, उसका वह हाथ सर से कटकर गिर पड़ा। रमजानी, कादिर और बैठे हुए अन्य लोग मुग्ध भाव से वाह वाह कर उठे। कादिर ने विनीत भाव से हाथ जोड़कर कहा, बस हुजूर, यही हालत अपनी है। वह हरदम मारता पीटता रहता है, गाली गलौज और जबरदस्ती करता है। अब उससे कौन बोले? वह तो हुजूर रुस्तमे हिंद हो रहा है, और हम कहते हैं कि हमारा भी अल्लाह है, और शाह जी वह सब देखते हैं, सब के मन का हाल जानते हैं, वही हमारी खबर लेंगे। शाह जी बोले, घबराओ मत भाई, खुदा बड़ा कारसाज है, उसने तुम्हें यहाँ तक भेज दिया, वही तुम्हारी अब खबर लेगा। वह किसी पर जोर जुल्म थोड़े ही देख सकता है मियाँ, देखें तुम्हें कहाँ मारा है। सिर से टोपी उतार कर मियाँ कादिर ने शाह जी को दिखाया। अदृश्य चोट को शाह जी ने जैसे देख लिया। फिर वह गंभीर भाव से सिर हिलाकर दाढ़ी पर हाथ फेरते हुए बोले,
तो उसने तुम्हें चांटा मारा। उसके हाथ में शैतान का असर है। जान पड़ता है उसने किसी औलिया से अपने हाथ में यह असर पाया है। दो इल्मों की लड़ाई होगी भाई। लेकिन खुदा बड़ा कारसाज है, उसने तुम्हें मेरे पास भेज दिया है। इसी तरह बात करते तिपाही से पूजा, धूप और लोबान की धुनी में से घुमाकर कादिर को की खोपड़ी पर 3-4 बार फेर कर फूंक दिया। फिर बोले, जाओ, शैतान का असर तुम्हारे सिर से निकाल दिया। 1 पैसे का गोश्त खरीद कर और कड़वे तेल का एक चिराग तश्तरी में रखकर किसी चौराहे पर रख देना और कल सवेरे 1.25 गज लाल कपड़े में 20 आने पैसे और एक ताजा फूल लेते आना। मैं कल रात मसान जाऊंगा, वहीं सब ठीक हो जाएगा। परसों सवेरे तुम्हें ताबीज दे दूंगा। अल्लाह चाहेगा तो 2 दिन में मूजी के पैर उखड़ जाएंगे। रमजानी और मियाँ कादिर अति नम्र भाव से सलाम सिजदा कर प्रसन्न हो उठ खड़े हुए। रास्ते भर मियाँ कादिर और भाई रमजानी प्रसन्न मन बातें करते चले आए। क्या मारा उस्ताद? शाहजी अब इसके घर में जो किसी को बचने दें। सुन लिया ना भाई, शाहजी गुंडे बदमाशों के बहुत खिलाफ है। तुम्हें किस्सा बता रहे थे, कादिर ने गदगद भाव से कहा। उन्मत्तकारी प्रसन्नता जब किसी भोले हृदय को दबोच कर बैठ जाती है, मनुष्य तब उच्छृंखल और निर्भीक हो जाता है। अपनी दुकान पर पहुंचकर कादिर मियाँ ने हंसकर जो जताना शुरू किया, ए भाई, वह हाथ मार दिया कि बेटा जिंदगी भर न भूलेंगे। अपने को बड़ा धन्ना सेठ समझते थे सरोल। कल ही लो, गरीब और कमजोर को सताने का क्या मजा मिलता है? इसने पूछा, उसने प्रश्न किया और मियाँ कादिर बताना ही चाहते थे कि रमजानी ने उसके हाथ की चुटकी लेते हुए कहा, तुम भी यार कंपनी बाग में चढ़ने के लिए छोड़ देने के काबिल हो। लाख बार समझा दिया कि फजूल की बकवास ना किया करो। तुम क्या खा के किसी से कुछ समझोगे, 1.5 पसली के आदमी। मुस्कुराकर अपने दोनों कान पकड़ते हुए मियाँ कादिर ने उससे कहा, अच्छा बाबा, गलती हुई, माफ कर दो मियाँ। नहीं, आप खामखा की शान में आ जाते हैं, फजूल की बकवास शुरू कर दी। अभी कहीं वह भी किसी औलिया से हुआ ताबीज ले आए तो? ले बस, अब आप रहने दीजिए। शाहजी का इल्म काटने वाला दुनिया में है कौन? भुट्टे सा भून कर रख देंगे वह उसको भी। रमजानी के मन में एक कौतूहल था। शाहजी की आवश्यकता से अधिक प्रशंसा सुनकर उसे सिद्ध साधकों पर एक अनुपम श्रद्धा और तांत्रिक विधानों पर अटल विश्वास जम चला था। वह बड़े उत्साह के साथ शाहजी का भक्त बन गया। उस दिन वह सवेरे जाकर कादिर के लिए ताबीज ले आया और शाम को शमशान पूजन के लिए शाहजी की आज्ञानुसार 1 बोतल दारू, 1.25 गज लाल टुकड़ा, 20 आने पैसे, इत्र की फुरहरी, फूल और बताशे आदि शाहजी की सेवा में पहुंचाकर उनके काले चोगे का दामन चूम कर चला आया। शाहजी ने भी उसको और उसके मित्र को अभयदान देकर दूसरे दिन सवेरे ही मियाँ पीर बख्श की शक्ति छीण कर देने का विश्वास दिलाया। दूसरे दिन सवेरे कादिर अपनी दुकान पर बैठा बीड़ी पी रहा था। प्रसन्नता किलकारियां मारती हुई उसके मुखमंडल पर भोली क्रीड़ाएं कर रही थी। वैसे ही मियाँ पीर बख्श बढ़िया सा रेशमी तहमद बांधे और चिकन का चुन्नटदार कुर्ता पहने मजे से सिगरेट फूंकते हुए ठेले पर बर्फ की सीलें लदवाकर आते दिखाई पड़े। उस दिन कादिर मियाँ की आंखों ने देखा कि पीरू के चेहरे पर एक अजीब मुर्दनी सी छाई हुई है। कादिर मियाँ ने अपना बदन तौलते हुए अकड़ कर कहा, सुनते हो मियाँ, अपनी बर्फ उस कोने पर रखिएगा। बहुत दिन सेखी बधार ली बेटा, अब अपना पंसाला बढ़ाइए। शाहजी के अभयदान और पुण्य प्रताप से
कादिर उस समय अपने को भेड़िया और पीरू को निर्बल बकरी का बच्चा समझ रहा था। सिगरेट का कश खींचते खींचते आश्चर्यचकित सा होकर उसने कादिर को घूर कर देखा। पिछली रात उसने 5 रुपए वाली अंग्रेजी शराब पीकर चौक के एक कोठे पर बड़े जश्न किए थे। इस समय भी वह उस मधुर स्वप्न को अपनी आंखों के सामने ही देखता चला आ रहा था। उसकी आंखों में खुमारी भरी हुई थी और सिर में पीड़ा थी, फिर भी वह प्रसन्न था। आज वह लोगों को सुनाना चाहता था कि उसने 5 रुपए वाली बोतल खास मुहर लगी हुई विलायती शराब पी है। कादिर को इस तरह व्यर्थ के लिए झगड़ा करते देखकर उसे आश्चर्य हुआ और क्रोध भी। उसने तमक कर कहा, अबे बेधा हुआ क्या? खाम खां को सवेरे सवेरे लड़ता है। कादिर ने तन कर दुकान पर खड़े हुए थे कहा, अब इस सकड़ में न रहिएगा मियाँ, ज्यादा 3-5 करोगे तो ये सारी जुल्फें बिगाड़ दूंगा। बड़े बांके बने हैं, यह सारा बांका बन पल भर में हवा कर दूंगा। तूने समझा क्या है? पीरू का आश्चर्य भाव क्रमशः बढ़ता ही जाता था। वह सोच रहा था कि आज कादिर मियाँ किस बल पर अकड़ रहे हैं। फिर भी क्रोध और अपमान की जलन से उसका चेहरा तमक उठा। उसने 2 कदम आगे बढ़कर कादिर से कहा, अबे क्यों जान देने पर तुला हुआ है? सवेरे सवेरे खाम खां तकरार बढ़ा रहा है। कमजोर समझ के गम खा जाता हूं, वरना चटनी की तरह पीस दिया होता। कादिर मियाँ का दिमाग आज 7वें आसमान से बातचीत कर रहा था। वह दुकान से उतरकर पीरू से गुथ गया, 2-3 हाथ में चला दिए। कुर्ता फट जाने और अपमान की जलन से आवेश में आकर उसने कादिर की पसली पर कस कस कर 4 घूंसे जमा दिए। दुबला पतला शक्तिहीन कादिर इस भीषण मार को सह न सका। उसे ऐसा प्रतीत होने लगा जैसे उसकी पसलियां टूट गई हों। उसकी आंखों के सामने एकदम अंधेरा सा छा गया। उसका दम घुटने लगा, सिर चकरा गया और वह एक भीषण यातनामयी आह खींचकर निर्जीव सा हो पृथ्वी पर गिर पड़ा। सिर से खून बहने लगा। लाल लाल आंखों को देखकर आसपास खड़े हुए व्यक्तियों को यह साहस न हुआ कि पीरू को कुछ भी कहें। एक व्यक्ति दौड़ता हुआ जाकर कोतवाली में रिपोर्ट लिखवाया और बाकी 3-4 आदमी कादिर को होश में लाने की चेष्टा करने लगे। पीरू अनमने भाव से कुर्सी पर टांग चढ़ाकर बैठा सिगरेट पीता हुआ आसमान की ओर चुपचाप ताक रहा था। पुलिस आई और तहकीकात कर पीरू को पकड़ ले गई। डॉक्टर आया और उसने चोट की परीक्षा कर कादिर को फौरन अस्पताल ले जाने की सलाह दी। डॉक्टर के प्रयत्नों से कादिर होश में आया। आंखें खोलकर कातर भाव से उसने एक बार आसपास खड़े हुए लोगों को निहारा। कराहते हुए कादिर ने धीरे धीरे कहा, अरे रमजानी कहाँ है? उसे शाहजी के पास भेजो। साले ने हड्डी पसली तोड़ डाली, खुदा इसे गारत करे। फिर दोनों हाथ थोड़ा ऊपर उठाने की चेष्टा करते हुए दीन भाव से आकाश की ओर ताक कर उसने कहा, अल्लाह करे उस साले का बेड़ा गर्क हो। अरे मेरी अम्मा, आह आह। अस्पताल में शाम को रमजानी ने कादिर को बतलाया कि शाहजी फरमा रहे थे कि 2 इल्मों की लड़ाई छिड़ गई है। कल रात मसान पर इसी तनातनी में बात बहुत आगे बढ़ गई। पीरू को एक औलिया ने शैतान सुपुर्द किया है। इधर शाहजी ने मंत्र के बल से शैतान को जला डालने की कोशिश की। उधर वह औलिया भी मंत्र के बल पर टक्कर ले रहा है। कल रात इसी लड़ाई में आसमान के तारे टूटते टूटते बचे। सारी दुनिया जलकर खाक हो गई होती। वह तो कहो शाहजी ने बचा लिया। अब कम से कम 50 रुपए हों तो साले का सत्यानाश हो जाए। बड़े बड़े कुलाबे भिड़ेंगे। पीड़ा से क्लांत होकर कादिर ने टूटे हुए हृदय और मरी हुई आवाज में पीली पीली निस्तेज आंखों से
रमजानी की ओर ताकते हुए कहा, 50 रुपए? कहाँ से लाऊं बाबा? अरे मेरे अल्लाह। उसने आंखें बंद कर ली। बंद आंखों की कोरों से आंसू बहकर कान के सहारे होते हुए बिस्तरे पर टिपक पड़े। जुए। पप्पू एनसीसी के कैंप में गई थी। किसी सहेली की जुएं अपने सिर चढ़ा लाई। कई दिनों की छुट्टी घर आकर अपने नन्हे भतीजे अजय से लाड़ लड़ाने लगी। उसी दिन से अजय का सिर खुजलाने लगा और उसके बहाने सबकी खोपड़ियों में खुजर खुजर मचने लगी। इतवार के दिन रसोई घर के सामने वाली छोटी छत पर पप्पू की माँ अपने पोते के सिर की जुएं बीनने बैठी। एक तो अजय चंचल, उठ उठकर भागना चाहे, दूसरे खुद उनकी खोपड़ी में भी जुएं सुरसुरा उठती थी। तीसरी आफत यह थी कि ढीली कमानियों का चश्मा इस लप्पा डुग्गी में नाक से फिसल फिसल पड़ता था, सो फोकस बिगड़ जाता था। वह खींच उठी। कहाँ से आफत आ गई निगोड़ी, एक न एक जंजाल लगा ही रहता है मेरी जान को। अरे हाँ, नहीं तो ये पप्पू मरी ही लाई हैगी एनसीसी का प्रसाद घर में। पप्पू नहाकर गुसल खाने से निकल रही थी। रसोई घर की ओर बढ़ते हुए माँ का ताना सुना तो उसका मुंह फूल गया। जी में भड़का उठा कि जवाब दे, पर वैसे ही खोपड़ी भी खुजला उठी। उसे खुद ही अपराध भावना सता गई। पिछले 2-3 दिनों में माँ न जाने कितनी बार उलाहना दे चुकी हैं। उसे जानबूझकर जुएं चढ़ाने का कोई शौक तो लगा नहीं था। वह तो आप ही सिर खुजलाते खुजलाते परेशान है, इस समय भी परेशान है। रसोई घर की चौखट पर पहुंचकर माँ की आंख ओट होते ही पप्पू उबल गुस्से में मुंह खुली दत्ती भींचे, आंखें मींचे, सी सी करती दोनों हाथों जोर जोर से अपना सिर खुजलाने लगी। रोटी बेलते हुए भाभी ने देखा तो खिलखिलाकर हंस पड़ी। पप्पू भी झेंप कर हंसने लगी। क्या बताऊं भाभी, कहते हुए पटरे पर बैठकर उसने ज्यों ही बर्तनों की चौकी से एक थाली उठाने को हाथ बढ़ाया, त्यों ही भाभी ने टोका, अरे हाथ तो धोआओ, भली मानस, जुए मारी है कि नहीं? भूल गई भाभी, शर्माकर कहते हुए पप्पू उठी और बाहर जाने लगी। भाभी ने खुशामदी स्वर में कहा, अरे पप्पू बहन जी। पप्पू ने गर्दन घुमाई, शरारती आंखें नचाकर मुस्कुराते हुए पूछा, खोपड़ी खुजला रही है भाभी? भाभी हंस पड़ी, कहा, तुम तो हाथ धोने जा रही हो। अरे यहाँ नहीं भाई, आटे में जुएं टपक पड़ेंगी, ठहरो, तवा उतार दूं, बाहर ही चलती हूँ। क्या हो रहा है भाभी? छत पर प्रवेश करती हुई बिज्जी गुरु की आवाज़ सुनकर पप्पू की भाभी अपने सिर का पल्ला ठीक करने लगी और उनका दूसरा प्रश्न सुनकर पप्पू भी रसोई घर की चौखट न लांघ सकी। वह अजय से पूछ रहे थे, क्यों रे बंदर, ये जुए कहाँ से चढ़ा लाया? फिर वही हुआ जिसका पप्पू को डर था। माँ बोली, अरे कुछ पूछो मत भैया, ये पप्पू मरी के काम है। एनसीसी में गई थी फैजाबाद, सो ये आफत लाके पटकी है घर में। माँ की बात सुनकर गुस्से के मारे पप्पू रो पड़ी। बिज्जी गुरु हंसकर बोले, तुम्हारे घर में सब लोग आफतें ही लाते हैं भाभी। पप्पू जुएं लाई और उसके छोटे चाचा चीनियों को लाए। मेरे छोटे लाला से और चीनियों से क्या मतलब? पप्पू की माँ अजय के सिर पर कंघी फेरती फेरती त्योरियां चढ़ाकर बोली, क्यों, कम्युनिस्ट वो भी और कम्युनिस्ट ये भी? बिज्जी गुरु की बात पूरी भी न हो पाई थी कि पप्पू की माँ भड़क उठी, मेरे छोटे लाला पे कोई झूठा इल्ज़ाम लगाएगा, उसे मेरे जैसी सती का शराब भी लगेगा, कहे देती हूँ। अरे तो मैं थोड़ी कहता हूँ भाभी, तुम हो चाहे कोई और हो, जब से लड़ाई क्या छिड़ी है कि रूप किशोर पीछे ही पड़ गए छोटे लाला के।
मैं पूछती हूँ कि रामलीला कमेटी में छोटे लाला ने उन्हें हराया तो क्या बुरा किया? मांसपीटा लखपति होके भी रामलीला का चंदा हर साल अपनी तोंद में भरता था। हारेगा नहीं निगोड़ा। अरे उसे तो पब्लिक भी समझेगी और राम जी भी समझेंगे। पप्पू की माँ एक सांस में अपने देवर के निंदकों को सुनाती चली गई। अजय इतनी देर में घुटनों के बल सरकता हुआ रसोई घर की ओर बढ़ गया था। पप्पू दाहिने हाथ से अपनी भाभी का सिर खुजला रही थी और बायां हाथ अपने सिर पर रखे बीच बीच में उंगलियां चला लेती थी। उन्हें देखकर अजय अपना 4 दंतुलियों वाला मुख कमल खिलाकर बब बब करता हुआ तेजी से आगे बढ़ा तो हाथ फिसल जाने से गिर पड़ा। ठुड्डी में हल्की चोट लगी और रो पड़ा। उसकी माँ झपट कर उसे उठाने के लिए बाहर निकली। एक पल्ले वाले संकरे दरवाजे से भाभी के तेजी से बाहर आने के कारण धर्म धक्के में पप्पू भी बाहर निकलने के लिए मजबूर हुई। अजय के रोने से पप्पू की माँ और बिज्जी गुरु का ध्यान भी उधर गया। अजय तो अपनी माँ की गोद में रसोई घर के भीतर चला गया, पर पप्पू बिज्जी चाचा की बात से बंध गई। उन्होंने उसे देखकर पूछा, क्यों री पप्पू, कितने जुएं इनाम में मिली थी तुझे एनसीसी में? बिज्जी गुरु पूजा पाठ और पाधागिरी का पेशा करते हैं, सजातिये हैं, मोहल्ले के हैं, इसलिए पप्पू दिनेश आदि इस घर के बच्चों के वह चाचा हैं। लेकिन उनके साथ अदब कायदे का इतना बंधन भी नहीं कि पप्पू उनकी बात का जवाब ही न दे सके। माँ के प्रति उठने वाली झुंझलाहट बिज्जी चाचा के बहाने पैनी होकर फूट पड़ी। जितनी आपके घर से माया जीजी के सिर में गई थी, वहां उसका 1/1000वां हिस्सा। माँ को इस समय बेटी के इस उत्तर से संतोष हुआ। मुस्कुराकर बिज्जी से बोली, और सुनोगे कुछ? बिज्जी गुरु हंसकर बोले, पेकिंग रेडियो को झूठ बोलने में इस वक्त मात कर दिया हमारी पप्पू ने, और आया था विशेष रूप से इस समय। कल हमारे बड़े भैया ने बड़ी दिवाली की रात से चीनी नेताओं को प्रचंड पागल बनाने के लिए कोई तांत्रिक अनुष्ठान करने का प्रण किया है। आज किसी ने छेड़खानी में उनसे ये कह दिया कि विजय दत्त ने चीनियों को इसकी खबर दे दी है, और कल रात में पेकिंग रेडियो से उन्हें बड़ी गालियां दी थी। कहा है कि अपने चीनी भूतों से नन्हे गुरु की नाक एकादशी के दिन कटवा देंगे। नन्हे भैया को तो सब जानते ही हैं, आधे पागल हैं। हम सब ने उन्हें बहुत बहुत समझाया, मगर वे छोटे पर बड़े बिगड़े हुए हैं। चाकू लिए छोटे की नाक काटने के फेर में हैं। इस समय घर के चबूतरे पर आसन जमा बैठे हैं। जरा छोटे को चिता दीजिएगा। पप्पू की माँ ने यह सुना तो घबरा गई। पति घर में ही थे। तुरंत उनके कमरे में बिज्जी को लेकर जा पहुंची। प्रोफेसर सोमदत्त अपना कोई लेख टाइप कर रहे थे। जब नन्हे गुरु का किस्सा सुना तो वह भी चिंतित हुए। बड़ी चिंता यह थी कि विनय दत्त अपने भतीजे पप्पू के बड़े भाई दिनेश के साथ सुबह 10 बजे वाले शो में कोई पुरानी और प्रसिद्ध फिल्म देखने गए थे। आध पौन घंटे में उनके आने का समय होगा, और उस समय कोई दुर्घटना हो गई तो। सिटी मजिस्ट्रेट सोमदत्त जी का पुराना छात्र था। उससे फ़ोन किया और सहायता मांगी। उसने क्षेत्रीय थाना इंचार्ज को फ़ोन करके नन्हे गुरु को धमकाने और उन पर निगरानी करने के लिए एक सिपाही को भेजने की व्यवस्था करा दी। बिज्जी गुरु यूं तो परोपकार की भावना से आप ही विनय दत्त के घर वालों को सचेत करने आए थे, पर अपने भाई को प्रताड़ित करने के लिए पुलिस के आने की बात सुनकर उनके स्वाभिमान को अचानक चोट पहुंची। जो ही प्रोफेसर साहब ने टेलीफोन रिसीवर रखकर अपनी पत्नी को भरोसा देने वाली दृष्टि से देखा, त्यों ही उनके पांडित्य को शास्त्रार्थ में पछाड़ने की नीयत से बिज्जी बोले, भाई साहब, कम्युनिस्ट क्या पंचमांगी नहीं है? सोमदत्त जी ने ऐसी पैनी दृष्टि से बिज्जी की ओर देखा कि उनसे नजरें कतराते ही बना।
प्रोफेसर साहब ने गंभीर स्वर में उत्तर दिया। हाँ, उतने ही जितने की तमाम पॉलिटिकल कैंचीबाज कांग्रेसी, स्वतंत्रती, समाजवादी, जनसंघी नेता, पूंजीपति और निकम्मे अफसर पंचमांगी हैं। अफसरों, नेताओं और दूसरी पार्टियों को चाहे जो कह लें भाई साहब, पर जनसंघ तो धार्मिकों की संस्था है और पूंजीपति लोग भी और चाहे जितने नीच क्यों न हों, पर धार्मिक अवश्य हैं। फिर भला ये लोग पंचमांगी कैसे हो सकते हैं? आप सबको एक धान 22 पसेली बना रहे हैं। सोमदत्त जी ने फिर से अपना चक्रवर्ती कुर्सी को टाइपराइटर की ओर घुमाकर कहा, सूत्र दे दिया, अब घर जाकर विचार करो। गायत्री, आने पर छोटे को मेरे पास भेज देना। बिज्जी गुरु अपने घर पहुंचे। उनके बड़े भाई अंगोछा पहने, पालथी मारे, हाथ में खुला चाकू थामे बैठे बैठे बातों के जोश में उचक रहे थे। 3-4 नवयुवक और 2-1 ठाले किस्म के लोग उनके आसपास बैठे या गली में खड़े खड़े उन्हें चहका चहका कर हंस रहे थे। पड़ोसी का लड़का विष्णु बिजली के खंभे को अपनी चप्पल से पीट कर चिल्ला रहा था, खलक खुदा का, मुल्क हिंदुस्तान का, हुक्म नन्हे गुरु का। भाइयों, आइए आइए, बिना टिकट का तमाशा देखिए। यहाँ थोड़ी देर में सुपनखा की नाक काटी जाएगी। बिज्जी ने आते ही उसे डांटा और फिर अपने भाई से बोले, काहे बुढ़ापे में जेल जाके अपनी मिट्टी पलीत करवाओगे? पुलिस अभी तुम्हें पकड़े के खातिर आ रही है कि? पुलिस के नाम से नन्हे गुरु का तेहा तनिक थमा। आसपास के लोग भी चौकन्ने हुए। बिज्जी गुरु ने प्रोफेसर सोमदत्त द्वारा टेलीफोन किए जाने की बात सुना दी। साथ ही यह भी कहा कि जनसंघियों को पंचमांगी बतला रहे थे। पंडित रामचंद्र, एक स्थानीय हायर सेकेंडरी स्कूल के हिंदी अध्यापक को विश्वविद्यालय के हिंदी विभाग के अध्यक्ष पंडित सोमदत्त का यह फतवा तीर की तरह दिल के आर पार होकर लगा। वह तन कर बोले, जो जनसंघियों को पंचमांगी बतलाता है उसकी नीयत में किसी न किसी प्रकार खोट या बेईमानी अवश्य में है। बिज्जी गुरु भी अंदर ही अंदर सुलग रहे थे। यूं बड़े भाई से उनका जन्म का बैर है। एक घर में 8 पहर दोनों भाई और उनकी पत्नियां, संतानें सब किसी न किसी बात पर कांव कांव करती रहती हैं। लेकिन वह सब तो चलता है, पर भाई आखिर भाई है। 15 वर्ष से घर में पत्नी के रहते हुए भी अखंड ब्रह्मचारी है। उनसे बड़ा पंडित है, बड़ा भाई है। 1 चना 2 दाल है। बिज्जी गुरु भी रामचंद्र मास्टर की बातों से फूट पड़े। बोले, मेरे परबाबा के बनवाए घर के द्वारे पर मेरे बड़े भाई को पकड़ने या लांछित करने के लिए पुलिस आए, यह कैसे सहन हो सकता है? सोमदत्त बड़े आदमी हैं तो हुआ करें, उनका भाई नामी कम्युनिस्ट है और मेरे नन्हे भैया के चरित्र में कौन माई का लाल रंच मात्र भी दोष निकाल सकता है? गंजेड़ी हैं, क्रोधी हैं। अरे जब हम घर वाले 8 पहर उनकी कड़वी बातों को ऋषि के सात्विक क्रोध की बातें मान के सुनते हैं, तो उस साले नास्तिक ब्राह्मण द्रोही कम्युनिस्ट की मजाल क्या? कहते कहते उनकी नज़र एकाएक नन्हे गुरु के पास चबूतरे पर रखे खुले चूरे पर गई। लपक कर उसे उठाया, बंद किया और रामचंद्र मास्टर को सौंप दिया। रामचंद्र जी ने उसे सामने वाले महावीर हलवाई की दुकान में डालकर आँख ही आँख में संकेत कर दिया और फिर लौटते हुए कहने लगे, अरे नन्हे भैया की तो आदत है कि मोहल्ले भर में दिन भर किसी न किसी को नाक कान काटने की धमकी देते ही रहते हैं। सारा मोहल्ला जानता है। अखंड ब्रह्मचारी हैं। अपने सात्विक क्रोध में ऐसे राष्ट्रीय आपातकाल में एक कम्युनिस्ट को कुछ कह बैठे तो उसमें क्या गजब बात हो गई। और फिर मोहल्ले के नाते विनय दत्त उनका छोटा भाई है। अगर कुछ कह दिया तो इसमें पुलिस बुलाने की क्या बात हो गई?
बड़े लोगों में तानाशाही न होती तो देश को आज ये दुर्दिन क्यों देखना पड़ता। आते जाते और पास पड़ोस के 4 भले आदमी गली की हवा में सनसनी सूंघकर कुतूहल में जुड़ गए। नन्हे गुरु बड़ी देर से बार बार अपने लिए ऋषि ऋषि सुनते हुए पहले तो पद्मासन लगाकर बैठे बैठे चकित भाव से सब कुछ देखते रहे। फिर एक बार किसी और के मुख से अपने लिए ऋषि शब्द सुनकर क्रोध भरी गाली में ऋषि को माँ का अंग बखान कर एकाएक उठ खड़े हुए और भीतर चले। दरवाजे पर रुककर कड़कदार गंभीर स्वर में कहा, बिज्जी, मैं अब नहा के पूजन पर बैठता हूँ। मैं सोमदत्त की पुलिस के बाप का नौकर नहीं हूँ। मेरी पूजा में कोई यदि विघ्न डालेगा तो 24 घंटे में भस्म कर दूंगा। नन्हे गुरु का यह तेहा आमतौर पर लोगों के मुखों पर हंसी ले आता है, पर इस समय उनका यह ऋषि वाक्य किसी हद तक आतंक उत्पन्न करने में सफल हुआ। बिज्जी गुरु, रामचंद्र आदि ने तय किया कि लाला शंभूनाथ, लाला रूप किशोर वगैरह मोहल्ले के बड़े लोगों से और बिल लिया जाए। कम्युनिस्ट विनय दत्त के प्रभावशाली बड़े भाई सोमदत्त के इशारे पर आने वाली पुलिस के विरुद्ध बिज्जी और रामचंद यों मोर्चे साध रहे थे मानो अगली दुश्मन वही हो। मोहल्ले के बड़े धनी धोरी लाला रूप किशोर को विनय दत्त से एक खास शिकायत यह थी कि नगर रामलीला कमेटी के पिछले चुनाव में विनय दत्त ने उनसे बरसों की बपौती सी मंत्रीगिरी जीतकर हथिया ली थी। लाला रूप किशोर के गुट का हर व्यक्ति चुनाव हारा था। इस साल रामलीला भी बहुत अच्छी हुई थी, जो विनय दत्त की प्रशंसा और रूप किशोर की निंदा का कारण बनी। रूप किशोर ने थाना इंचार्ज को फोन करके आपस के मामले में पुलिस को आने से रोक दिया। इसके बाद यह सलाह हुई कि मोहल्ले में सुरक्षा समिति फौरन ही बना ली जाए और कम्युनिस्टों की पंचमांगी कार्रवाइयों को सतर्कतापूर्वक रोका जाए। विनय दत्त को अपने ही घर मोहल्ले में रहना दूभर जान पड़ने लगा। वह न तो अब बरसों से राजनीतिक कार्यकर्ता ही रहे और न कभी कम्युनिस्ट पार्टी के मेंबर। पहले सन 1932 से 35 में छोटे मोटे क्रांतिकारियों का साथ अवश्य दिया था और सन 42 में जेल भी गए थे। विनय दत्त अध्ययनशील हैं, बुद्धिवादियों का सत्संग करते हैं, हिंदुत्व की चेतना है, पर उसके प्रगतिशील मानवीय पक्ष के कारण कर्मकांड और रूढ़ियों से सख्त नफरत है। शौकिया तौर पर अक्सर लिखा भी करते हैं और उसमें थोड़ा बहुत नाम भी पाया है। वैसे पिता के समय से चला आता अपना प्रेम और प्रकाशन का धंधा करते हैं। हाँ, उनकी राजनीतिक सहानुभूति खुल्लम खुल्ला वाम पक्ष और उसमें भी कम्युनिस्टों के प्रति ही रही है। पिछले कुछ वर्षों से चलने वाले भारत चीन सीमा विवाद में वह अजय घोष की विचारधारा के बड़े समर्थक रहे हैं। वह जोर देकर कहा करते थे कि एक तो कोई कम्युनिस्ट देश कभी किसी अन्य देश पर हमला कर ही नहीं सकता, और अगर करेगा तो भारतीय कम्युनिस्ट भी अपनी सरकार के साथ हैं ही और सदा रहेंगे। वह अपने शब्दों के प्रति आस्थावान तो थे, पर उन्होंने कभी स्वप्न में भी यह विश्वास नहीं किया था कि एक दिन सचमुच उनके देश प्रेम और साम्यवादी आकर्षण में पारस्परिक विरोध की घड़ी आई। विनय दत्त ने इतना करारा झटका खाया कि कुछ क्षणों के लिए वह मानसिक रूप से बेहोश हो गए। फिर आपे में आते हुए अपने एक परम श्रद्धा पात्र के लिए उनके मुख से बड़ी घृणा और उत्ताप के साथ गाली निकली, साला माओ, मारो सालों को। 21 अक्टूबर का दिन जितना भारत के लिए उतना ही विनय दत्त के लिए भी दुर्भाग्यवाहक था। ढोला और खिंचमाड़े की चौकियां नेफा में हमारे हाथ से गईं। लद्दाख में भी हमारे हवाई जहाज़ों पर गोलियां बरसाई गईं। देश में बच्चे बच्चे का खून खौल उठा। विनय दत्त और दिनेश सिनेमा हॉल से मॉर्निंग शो देखकर लौट रहे थे
घर के पास वाले बाजार से चीन विरोधी जुलूस निकल रहा था। चीन को खदेड़ दो, एक के ऊपर 1.5 दो, चाओ माओ, हाय हाय, कृष्ण मेनन को निकालो। इन नारों की सम्मिलित गूंज से बाजार में सनसनी सी फैल रही थी। जुलूस के साथ 8-10 लड़के गुल्लकें लिए दुकान दुकान से जवानों के लिए चंदा वसूल कर रहे थे। जुलूस को राह देने के लिए दोनों चाचा भतीजे भी एक दुकान के पास खड़े हो गए। जब 2 लड़के गुल्लक लेकर उस दुकान पर आए तो विनय दत्त के मुंह से निकल गया, अजी इन लोगों को चंदा देना बेकार है, शाम को ये लोग कॉफी हाउस में गुलछर्रे उड़ाएंगे, पिक्चरें देखेंगे। लड़के गरमा उठे। एक ने आंखें निकाल मुक्का तान आवाज चढ़ाकर कहा, आप गद्दार हैं, जो हमारी देशभक्ति पर विश्वास नहीं करता वह गद्दार है। दिनेश का गरम खून उबल उठा। बात बढ़ गई। जुलूस के कई लड़के इधर आ गए। उनमें से एक आध विनय दत्त को पहचान गए। पीछे ही से आवाज लगी, यही विनय शर्मा कम्युनिस्ट है। बस फिर क्या था, कम्युनिस्टों की हाय हाय बोली जाने लगी। बड़ी मुश्किल से समझा बुझाकर गुल्लक में चंदा डालकर दुकानदार ने जुलूस को आगे बढ़ाया। विनय दत्त को भी चवन्नी देनी ही पड़ी। दोनों चाचा भतीजे तपते जूझते मन से घर की ओर चले। अपनी गली में जाने के लिए उन्हें नन्हे गुरु के घर के सामने से गुजरना पड़ता था। बिज्जी चबूतरे पर बैठे थे। 2-4 आदमी और भी बैठे या खड़े हुए थे। बिज्जी लाला रूपकिशोर के यहाँ हुए निश्चयों को ब्रॉडकास्ट कर रहे थे। सब मोहल्ले वालों को ठाकुर द्वारे में बुलाकर मीटिंग की जाएगी और ठाकुर जी की कसम धरा के पूछा जाएगा कि कोई कम्युनिस्ट तो नहीं है। आप ही कलई खुल जाएगी एक एक की। कम्युनिस्ट गली में आते ही विनय दत्त के कानों में पड़ा। इनको देखते ही बिज्जी गुरु एकाएक चुप होकर बिज्जू की तरफ घूरने लगे। उनको इस तरह घूरते देखकर और लोग भी विनय और दिनेश दत्त की ओर देखने लगे। इन्हें नई परिस्थिति का कुछ पता न था। परिचितों को सामने देखकर दोनों ने हाथ जोड़े। बिज्जू ने विनय से कहा, छोटे, आजकल में लाला भैरोमल के ठाकुर द्वारे में मोहल्ले वालों की एक सभा होगी, सो तुम आना। विनय बेरुखी से बोले, खबर कर देना, आ जाऊंगा। कुंवर रद्धू सिंह अपनी फूला पड़ी बाईं आंख की पुतली घुमाकर खीसे निपोरते हुए विनय से बोले, शर्मा जी, आपकी कम्युनिस्ट पार्टी किसका साथ देगी इस चीनी हमले में? विनय को लगा कि रद्धू बाबू अदबदा कर यह सवाल कर रहे हैं। फिर भी अपने को संयत रखकर जवाब दिया, रद्धू बाबू, यह प्रश्न आपको किसी कम्युनिस्ट ही से करना चाहिए। मैं तो किसी पार्टी का मेंबर हूं नहीं, मेरा मतलब यह था कि विचारधारा जो है सो आपकी भी कम्युनिस्ट है। आपके दोस्त लोग क्या कहते हैं? रद्धू बाबू की धारणा है कि वह बहुत चालाक हैं और इस समय भी उन्होंने एक एक शब्द में चालाकी के करतब दिखलाए। इधर किसी ऐसे दोस्त से मेरी भेंट नहीं हुई, कहकर विनय दत्त चलने के लिए आगे बढ़े। तभी राधेश्याम बजाज के लड़के ने एकाएक पूछा, अच्छा शर्मा जी, ये बताते जाइए कि कृष्ण मेनन ने क्या सोचकर चीन वालों से साठगांठ की थी? मतलब ये कि वो नेहरू जी को गद्दी से हटाकर आप बैठना चाहते थे या कॉमरेड स्टालिन को बिठाना चाहते थे? रद्धू बाबू ने हंसकर कहा, अरे बेवकूफ, स्टालिन तो न जाने कब का मर खप चुका, उसे क्या बुलाएंगे? विनय दत्त आगे बढ़ते हुए पीछे की ओर सिर मोड़कर बोले, प्लानचेट पर बुलाएंगे, प्लानचेट पर हिंदुस्तान है भैया, यहाँ जादू से खाली मुट्ठी में झूठ पैदा किया जाता है। अंतिम वाक्य विनय दत्त के लिए आफत की पुड़िया बन गया। उस बात के इतने रूप और आकार बढ़े और फैले कि विनय दत्त के लिए बाहर निकलना तो क्या, अपने घर की बैठक या प्रेस के दफ्तर में भी बैठना दूभर हो गया।
कोई आता, पूछता, शर्मा जी, हमने सुना है कि आप कृष्ण मेनन को सपोर्ट कर रहे हैं। कोई आकर सवाल करता, विनय बाबू, चीनी अपने नए मोर्चे और कहाँ कहाँ खोलेंगे हिंदुस्तान में। कोई आकर धमकी दे जाता, ये कम्युनिस्ट साले गद्दार हैं, इनको पकड़ पकड़ के हम गली गली में जूते लगवाएंगे। कोई सवाल करता, शर्मा जी, आप डांगे पार्टी के कम्युनिस्ट हैं या रणदीवे पार्टी के। विनय दत्त के लिए आफत आ गई। आखिर कहाँ तक जवाब दें कि वह कम्युनिस्ट नहीं, कम्युनिस्ट नहीं, कम्युनिस्ट नहीं। कहाँ तक कहें कि वह कट्टर देशभक्त हैं। किसी पर क्रोध न करने की नीति उन्होंने अपने बड़े भाई के कहने से लगा रखी थी, पर आखिर कब तक वह अपने गुस्से को शांत रख सकेंगे। शनिचर का दिन था, महीने का दूसरा शनिचर था, इसलिए सरकारी दफ्तरों में छुट्टी थी। दिनेश घर ही था। उसकी पत्नी रसोई घर में पकौड़े बना रही थी। दिनेश की माँ अपनी देवरानी के साथ दालान में बैठी हुई मटर की फलियां छील रही थी। विनय के बच्चे सुधीर और विनोद अजय को लेकर प्रेस के दफ्तरी खाने में बैठे थे। जिल्दसाज अपनी मशीन पर किताबों की कटाई कर रहा था और सुधीर उसकी कतरने बटोर बटोर कर विनोद के पास ला रहा था। विनोद बेद की नन्ही सी डोलची पर लेई से सफ़ेद कतरनों को चिपका चिपका कर उसकी झालरदार टोपी बना रहा था। अजय टोपी को लपकना चाहता था। नन्हे विनोद ने अपने चुन्ने मुन्ने भतीजे को भरसक समझाने की कोशिश की कि भैया तेरे ही लिए बना रहा हूँ, दंगा ना करो। पर 1.5 साल का अजय अपने 9 वर्ष के चाचा की बात न समझकर डोलची में चिपकी कतरनों को लपकने के लिए बराबर प्रयत्नशील बना रहा और आखिरकार वह कुछ एक कतरनों को नोच लेने में सफल भी हो गया। विनोद को गुस्सा आ गया। झुंझलाकर भतीजे को एक चपत लगाई। वह जोर से रो पड़ा। विनय दत्त बेहद अनमने से अपने दफ्तर वाले कमरे में हिसाब रजिस्टर की खाना पूरी करके अपने लिए नया काम ढूंढते हुए मेज पर खोई खोई नजरें दौड़ा रहे थे कि बगल वाले कमरे में अजय का रोना सुनकर उनका ध्यान बटा। कुर्सी से उठे, दफ्तरी खाने वाले कमरे में आए। मालिक को देखकर दफ्तरी ने बच्चों की शिकायत की। विनय दत्त ने लड़कों से कुछ न कहा, पोते को प्यार से गोद में उठाया और घर में चले गए। आज दिन में उन्हें खबर मिली थी कि रूप किशोर रामलीला कमेटी की तरफ से सुरक्षा फंड के लिए नाटक खेल रहे हैं। पर्चा बटा है और उनसे पूछा भी नहीं गया। सुरक्षा के नाम पर अपने प्रति यह जालसाजी उन्हें रह रह कर तड़पा रही थी। बरामदे में उनकी पत्नी और भाभी बैठी मटर छील रही थी। ऊपर अपने कमरे के सामने वाली छत पर खड़ा होकर दिनेश पूछ रहा था, माता जी आज चाय नहीं बनेगी क्या? विनय की पत्नी ने हंसकर उत्तर दिया, चाय अब तुम लोगों को छोड़ देनी चाहिए, यह भी तो चीन से ही आई थी। चीन से तो चीनी भी आई थी चाची। तभी पप्पू स्कूल से आई। आहा, मटर छीले जा रहे हैं, क्या बनेगा माता जी? दिनेश तब तक नीचे आ चुका था। वह दोनों हाथों से अपनी खोपड़ी खुजला रहा था। पप्पू की बात के उत्तर में उसने कहा, कुछ भी बने तुझे कुछ नहीं मिलेगा, तू बंदरिया की तरह जुएं खा जुएं। विनय दत्त तसले से मटर के 4 दाने निकालते हुए हंस पड़े। बोले, इसकी जुएं तो मेरे सिर में भी चढ़ गई हैं, कभी कभी मेरी खोपड़ी भी खुजलाती है। पप्पू बुरा मान गई, चिढ़कर बोली, हाँ सबके सिरे में जुएं मैंने ही तो डाली हैं, है ना? और नहीं तो क्या, तू ही तो गई थी एनसीसी में निगोरी, घर भर में जुएं ही जुएं फैला दी हैं इसने। भाभी की बात सुनकर विनय दत्त मटर के दाने चुभलाते हुए हंसकर बोले, पप्पू बिटिया घबराना नहीं, आजकल तेरी जुएं और मेरा प्रोग्रेसिविज्म एक ही तराजू पर तुल रहा है। दिनेश की पत्नी तब तक ट्रे में चाय और पकौड़ी की प्लेटें ले आई। विनय दत्त का मन इन दिनों यूं ही चौंक चमक से भरा रहता है। अपनी पराई कोई भी बात झट से चुप जाती है।
हवा के झोंकों से जैसी अंगारों में रह रहकर चमक आती है, वैसी ही चमक उनकी पुतलियों में बार बार आ जाती है। मटर के खाली छिलके को अपनी चुटकी में मसलते हुए वह बोले, क्या कहूँ, इन साले चीनियों ने हिंदुस्तान की प्रोग्रेसिव शक्तियों को तबाह कर दिया। अब इन्हीं पूंजीपतियों की बन जाएगी। इस बहाने गरीब जनता से सारे देश के नाम पर पैसा यही लोग बटोरेंगे और देश के ही नाम पर अपनी तिजोरियों को और भी भरेंगे। शहर भर के बड़े बड़े सर्राफ सोना बटोरने निकले और कुल जमा 1400 ग्राम सोना सुरक्षा कोष में जमा किया। 1400 ग्राम का कितने तोला हुआ दिनेश? दिनेश की माँ ने प्रश्न किया। अरे यही 120 तोला, विनय ने चिढ़ और उपेक्षा भरे स्वर में कहा। एक एक सेठिए के यहाँ इससे 8 गुना, 10 गुना, 50 गुना सोना भरा पड़ा है। महाजनी फैलाकर घर में सोने की सिले जमा कर रहे हैं ये लोग। इन सब के रहते कुल जमा 1400 ग्राम सोना जमा हो तो इन बड़े पूंजीपतियों के देश प्रेम को आखिर क्या कहा जाए? पकौड़े खाता हुआ दिनेश बोला, यही तो चक्कर है चाचा जी। चोर धोखा देने के लिए दूसरों की ओर उंगली उठाकर चोर चोर चिल्लाने लगता है। विनय दत्त हंसकर बोले, रूप किशोर यही तो कर रहे हैं मेरे साथ। आखिर कब तक चुप रहूं? आग बुझाने के लिए आग में घुसना ही पड़ेगा। मैं यह अन्याय भरी चालबाजी नहीं सहन करूंगा उनकी। नेफा और लद्दाख में चीनियों की जीत हर भारतवासी के मन में भयंकर खींच भर रही थी। लोग श्री कृष्ण मेनन के इतने खिलाफ थे कि अच्छे अच्छे शरीफों तक की जबान से चीन के साथ साथ उनके लिए भद्दी भद्दी गालियां फूट पड़ती थीं। सिपाहियों के पास जूते नहीं, ऊनी वर्दी नहीं, हथियार नहीं, यह है हमारा प्रतिरक्षा प्रबंध। बहुत से लोग खुल्लम खुल्ला नेहरू को भी कोस रहे थे कि बड़े सम्राट अशोक के अवतार शांति के पैगंबर बने घूम रहे थे। फौजी कारखानों में हथियारों की बजाय कॉफ़ी परकोलेटर्स बनवाने वाले मेनन की पीठ ठोक रहे थे। अब उनका पाप सारे देश को भुगतना पड़ रहा है। अब भी कृष्ण मेनन को नहीं हटाते, इन्हें गद्दी से हटाओ। इन दिनों विनय दत्त के सीने पर जनबोलों की गोलियों पर गोलियां पड़ रही थी। उनकी पत्नी भी बड़ी दुखी है। मोहल्ले पड़ोस की अनेक स्त्रियां घर के पुरुषों की बातों को अपनी पैनी जवानों से जहर बुझी बर्छियां बनाकर उन पर वार कर जाती हैं। औरतें मुंह पर कह जाती हैं कि विनय दत्त गद्दार हैं और अगर गद्दार नहीं हैं तो कम्युनिस्टी से इस्तीफा क्यों नहीं दे देते। पत्नी ने एक रात आग्रह किया, इस्तीफा दे दो। विनय दत्त फीकी हंसी हंसकर बोले, पगली, मैं पार्टी मेंबर होता तो इसका प्रश्न उठ भी सकता था। जन भर के सोचे परखे विचारों और सिद्धांतों से क्यों कर इस्तीफा दे दूं? रूप किशोर की पार्टी वाले अपनी हार की खींच उतार रहे हैं मुझ पर, वरना मेरे ऊपर इन तरह के वारों की गुंजाइश ही ना होती। मैं राजनीति का अब आदमी ही नहीं हूँ। फिर भी मेरे खिलाफ यह षड्यंत्र भरा प्रोपेगेंडा खड़ा किया गया है। खैर, अकेला मैं ही नहीं, देश भर के रूप किशोर इस समय किसी न किसी को मेरी ही तरह प्रतीक बनाकर हमारे समाजवादी सिद्धांत को उखाड़ फेंकना चाहते हैं। यह भला क्यों कर सहन हो सकता है? दिवाली बीत चुकी थी। सुरक्षा कानून लागू हो गया था। नगर सुरक्षा, क्षेत्र सुरक्षा, मोहल्ला सुरक्षा के निमित्त समितियां बन रही थी। कम्युनिस्टों की गिरफ्तारियां हो रही थी। श्री कृष्ण मेनन के इस्तीफे ने बाबू कौम की जवानों से शोखियों के स्पुतनिक उड़ाना आरंभ कर दिया था। विनय दत्त रामलीला कमेटी के अध्यक्ष सेठ भगवान दास से मिलने के लिए उनकी कोठी पर गए। पूछा कि कार्यकारिणी की बैठक बुलाए बिना यह निर्णय एकाएक कैसे कर लिया गया। अध्यक्ष महोदय ने बेरुखी से जवाब दिया, भाई, यह तो नेशनल इमरजेंसी का सवाल है।
कार्यकारिणी समिति के किसी भी मेंबर को ऑब्जेक्शन नहीं हो सकता। किसी को हो ना हो पर मुझे है सेठ जी, विनय ने तमक कर कहा। हाँ हाँ, खैर आपको तो होगा ही। आप तो क्षमा कीजिएगा पंडित जी, ये चाहते हैं कि। सेठ जी, आप जो कहना चाहते हैं वह मैं समझ गया, लेकिन इतना ध्यान रखिएगा कि मेरी घुट्टी में राष्ट्रीय आंदोलन के दिन बड़े हैं। अंग्रेजों की गुलामी से मुक्त होने के लिए मैंने यातनाएं सही हैं और इन्हीं हाथों से बम बनाया है। हाँ हाँ, ये बम हिंसा मिंसा तो सब कम्युनिस्टों ही के काम होते हैं भाई। लेकिन विनय दत्त को इस समय इन सब बातों की परवाह न थी। किंचित विद्रूप सी हंसी हंसकर बोले, अच्छा सेठ जी, हमारी हिंसा को गोली मारिए। आप यह प्रस्ताव पास कराइए कि सीमा पर फौजी जवानों की बजाय चीनियों से लड़ने के लिए सत्याग्रहियों के जत्थे भेजे जाएं। सेठ जी एकदम चौंक पड़े। विनय दत्त को देखा, फिर कहा, यानी आप चाहते हैं कि चीनी हम निहत्थों को भून डालें? हम भीम अर्जुन की संतानें हैं। सेठ जी के चेहरे पर भी अर्जुन का तेल दैदीप्यमान हो उठा। जी, यही भीम अर्जुन की संतानों वाला जोश हम लोगों में अंग्रेजों से लड़ते समय जागा था। हम गुलामी से लड़ने के लिए हथियार उठाना जानते हैं। तब फिर सुरक्षा कोष के नाटक का विरोध क्यों कर रहे हो? भगवान दास जी ने त्योरियां चढ़ाकर पूछा। जी, मैं आप लोगों के गैर कानूनी काम का विरोध कर रहा हूँ, सुरक्षा कोष के लिए नाटक खेलने का नहीं। मैं आज ही कार्यकारिणी समिति के सदस्यों को सर्कुलर भेजता हूँ। सेठ भगवान दास एकाएक तमतमा उठे। क्रोध में आंखें निकाल कर कहा, अगर आप पंचमांगी कामों पर उतारू ही हैं पंडित जी, तो वही कीजिए। हम भी जनता से आपको माकूल जवाब दिलवाएंगे, पर इसके पहले अब बड़े भाई साहब को जतला दीजिएगा, फिर वो ये कहने ना आए कि आपुसदारी में ये क्यों किया। फिर मैं भी अपने देश और सिद्धांत के आगे आपुसदारी को तिलांजलि देने के लिए मजबूर हो जाऊंगा। विनय दत्त चुनौती स्वीकार करके चले आए। विनय दत्त जी तोड़ परिश्रम करने के बाद भी अपने उद्देश्य में सफल न हो सके। रूप किशोर की चरित्रहीनता, बेईमानी और अवसरवादिता के छिछोरेपन को तो सबने बुरा भला कहा, पर सेठ भगवान दास के विरुद्ध जाने का हौसला किसी में भी नहीं था। उनके प्रति हरेक के मन में आदर है। वह नगर के प्रमुखतम रईसों में से एक है। बड़े चरित्रवान, बड़े धर्मात्मा, नित्य नियम से 3 बजे उठकर नहा धोकर 1 घंटे योगाभ्यास करते हैं। 5 बजे अपनी कोठी के पीछे वाली बगिया में बने अखाड़े में पहुंच जाते हैं। उनके घर का बच्चा बच्चा उस समय वहां मौजूद होता है। व्यायाम के वह कट्टर समर्थक हैं, शिक्षा प्रसार के कट्टर हामी। उन्होंने अपने माता पिता के नाम से नगर में लड़कियों और लड़कों के लिए 2 डिग्री कॉलेज स्थापित किए हैं। कई स्कॉलरशिप देते हैं। भीख देने के सख्त विरोधी हैं, मगर सैकड़ों असहाय स्त्रियों विधवाओं के सहायक हैं। उनके लिए जगह जगह हथकरघे, चरखे, चिकन सिलाई, जरदोजी के लगभग 50 शिक्षा केंद्र और कारखाने नगर भर में खोल रखे हैं। इस बहाने इन वस्तुओं का कारोबार भी संगठित कर लिया है। उनका कहना है कि जरूरतमंद को काम दो, भीख न दो। समय के कट्टर पाबंद, सुधारवादी, विद्या व्यसनी। तभी तो रामलीला की शिक्षाप्रद नई योजना सुनकर रूप किशोर गुट को हटाने में वह विनय दत्त के साथ हो गए थे नगर में। छोटे से बड़े तक एक जगह पर उनका आदर करते हैं। कार्यकारिणी के सदस्यों ने प्राय यही कहा कि रूप किशोर की कुचाल तो खैर बुरी है, पर जब सेठ भगवान दास जी ने पर्चे पर अपना नाम दिया है, तब सांप को लाठी से मारकर लाठी बचा लेने का भी कोई उपाय अवश्य उनके मन में होगा।
कार्यकारिणी समिति के सदस्यों में बाबू रामाधार सिंह नाम के एक प्रमुख एडवोकेट और जनसंघी नेता भी हैं। विनय दत्त अब तक उनके पास जाने से हिचक रहे थे। उन्हें लगता था कि रामाधार बाबू का जनसंघत्व इस समय उनकी प्रगतिशीलता को कदापि सहारा न देगा। हालांकि यह सच भी उनके मन में था कि रामलीला कमेटी में मंत्री पद के लिए उन्होंने ही विनय दत्त का नाम प्रस्तावित किया था। दरअसल रामलीला कमेटी में विनय दत्त को लाने का श्रेय रामाधार बाबू को ही था। हार कर विनय दत्त उनके पास गए। राम जुहार कुशल मंगल के बाद विनय दत्त एकाएक ठंड सवाल पूछ बैठे। बाबू साहब, पहले अपने मन की सच्ची बात बतलाइए कि आपको मेरी सिद्धांत निष्ठा और देश प्रेम पर विश्वास है या नहीं। एडवोकेट साहब ने अपने मोटे शीशों वाले चश्मे का फोकस एक बार विनय दत्त के चेहरे पर साधा, हुक्के का मध्यम कश खींचा और बोले, आपकी सिद्धांत निष्ठा पर विश्वास है और आपके देश प्रेम पर भी 99 पैसे यकीन रखता हूँ। 1 नया पैसा क्यों नहीं? विनय ने पूछा। पंडित जी, बात यह है कि कितने मार्क्सिस्ट इंटेलेक्चुअल्स हैं या उनके साथी संघाती हैं, वे एक जगह पर किसी के भी नहीं होते। अपने सिवा वे और किसी को नहीं मानना चाहते। स्टालिन आया, उसने अपने विरोधियों को चुन चुन कर मारा। ख्रुश्चोव आए, उन्होंने अपने विरोधियों को जान से तो न मारा पर जीते जी पॉलिटिकली मार डाला। ये आपके माओ चाओ शाओ अपनी जनता को कुलियों से बदतर जोत रहे हैं। अपनी सत्ता के लिए ये वाम वर्गीय इंटेलेक्चुअल गरीबों को भाई कहकर उनका गला काटते हैं। विनय दत्त सुनते रहे, ठंडे पड़ गए। रामाधार बाबू की बातों में उन्हें अपनी बात चलाने की इच्छा ही खो गई। खिसियानी हंसी हंसकर बोले, बाबू साहब, यह तो अपनी अपनी आस्था की बात है। पंडित जी, आस्था किसी धर्म पर टिकती है, कम्युनिस्टों का तो कोई धर्म ही नहीं है। पर मैं तो कम्युनिस्ट नहीं हूं, इसलिए और भी बुरे हैं। कम्युनिस्ट कम से कम ईसा मसीह का दर्जा तो पा जाते हैं, मगर आप सब प्रोग्रेसिव लोग तो उनकी भेड़े हैं, भेड़े। लीजिए, पान खाइए। रामाधार बाबू अपने व्यक्तित्व का सिद्धांत पक्ष दर्शाकर नागरिक शिष्टाचार पर सहज भाव से आ गए। विनय दत्त ने खिसियानी हंसी हंसते हुए पान लिया और बोले, रामाधार बाबू, आपकी स्पष्टवादिता ने मुझे निराश करके भी बहुत प्रभावित किया है। इस संबंध में आपसे किसी दिन बातें करूंगा, पर इस समय जो बात कहने के लिए आया हूँ वह मैं जानता हूँ। मेरे पास सेठ जी का फोन आया था। मैंने जो उनसे कहा वह आपसे भी कहता हूँ। मुझे लाला रूप किशोर का रामलीला कमेटी में यूं पिछवाड़े से घुसपैठ करना अच्छा नहीं लगा। आप अगर इस समय मंत्री पद से रिजाइन कर दें तो मैं रूप किशोर को चारों खाने चित पछाड़ दूंगा। विनय दत्त के सीने पर बात मुक्के सी लगी, मगर वह उसे हंसकर झेल गए। बोले, बाबू साहब, इस कमेटी में मुझे लाने वाले और मंत्री बनाने वाले आप ही थे, और अब जबकि आप ही का विश्वास मैं खो बैठा हूँ तो मुझे उस पद का लालच भी नहीं रहा। कागज़ लाइए, अभी त्यागपत्र लिखे देता हूँ। बाबू साहब ने अपनी मेज से एक ताव सफ़ेद कागज का तुरंत बढ़ा दिया और हुक्का पीने लगे। जब तक विनय दत्त लिखते रहे तब तक वह बराबर विचारमग्न रहे। फिर एक हाथ से कागज बढ़ा, दूसरे हाथ ने ग्रहण किया। त्यागपत्र लेते हुए रामाधार बाबू बोले, धन्यवाद पंडित जी, इतना तो विश्वास मुझे आप पर था ही। कहकर बाबू साहब विनय दत्त का त्यागपत्र पढ़ने लगे। फिर हंसकर बोले, देखिए, मार गए आप अपनी मार्क्सिस्ट लंगड़ी। इसमें यह लिखने की क्या जरूरत थी? चूंकि लोगों को चीनी आक्रमण के प्रभाव से अब केवल कम्युनिस्ट ही नहीं
बल्कि प्रगतिशील विचारकों तक पर आशंका हो गई है। इसलिए मैं मुनाफाखोरी के रावण की एक चाल को मारने के लिए कमेटी से त्यागपत्र देता हूँ। ये सब बेकार की बातें क्यों लिखी? ये बेकार की बातें नहीं है बाबू साहब, यह सिद्धांत की बात है। देश आप ही लोगों का नहीं, हमारा भी है। अगर आप हमारी सहज मानवीय आस्था पर ही अनास्था रखते हैं तो फिर समझौते की कोई संभावना नहीं। अच्छा बाबू साहब, आप जियो और जीनो दो में विश्वास नहीं करते, सह अस्तित्व को नहीं मानते? रामाधार बाबू खिलखिलाकर हंसे, बोले, अरे हम सर्वे लोको सुखिनो भवतु में विश्वास करते हैं। हम प्राणी मात्र के साथ सह अस्तित्व में विश्वास करते हैं, पर कम्युनिस्ट और उनकी भीड़ों के साथ नहीं। कहकर फिर हंसे, बोले, पंडित जी, यह राजनीति है, राजनीति। तुम हमसे सच्ची पूछते हो? आज हम में से हर एक यही चाहता है कि हम जिए, दूसरा न जिए। तब तो आप भी वही हैं जो माओवादी चीनी कम्युनिस्ट हैं या हिटलरी नाजी थे। हम ही नहीं पंडित जी, हर पॉलिटिकल पार्टी की असलियत यही है। आपको अवसर मिलेगा तो आप भी हमारे साथ यही करेंगे। दुनिया की हवा देखिए, हम में से प्रत्येक एक दूसरे को फाड़ खाने के लिए अपना अपना मौका और मोर्चा साध रहा है। लीजिए, चलते चलाते 2 पान और खाइए। इस बार विनय दत्त के हंसने की बारी थी। बोले, आप सह अस्तित्व तो मानते नहीं, फिर भी मान का पान दे रहे हैं। रामाधार बाबू भी ठठाकर हंस पड़े। बोले, इसी को कहते हैं राजनीति। चीनी सेनाओं का हिंदी चीनी भाई भाई कहकर गोलियां चलाना, हमारा सर्वे लोको सुखिनो भवन्तु कहकर कम्युनिस्टों का नाश करना, यह सब राजनीति है। मानवता आज की राजनीति का श्रृंगार मात्र है, उसका अंग नहीं। ठीक है, तब तो इसका अंत सर्वनाश ही है। विनय दत्त ने एक निश्वास ढालकर उठते हुए कहा। वह तो है ही पंडित जी, पर नाश तो एक दिन सबका होता ही है। प्रलय विधि का विधान है। विनय दत्त जब थके उदास घर आए तो भाभी छत पर पप्पू की जुएं बीन रही थी। विनय दत्त पप्पू के प्रति सहानुभूति में हंस पड़े। कहा, क्यों री पप्पू, तेरी जुएं नहीं खत्म हुई अभी तक? भाभी बोली, अरे इतने दिनों में सब बीन डाली मैंने। आज घंटा भर से इसका सिर देख रही हूँ, 2-4 लीखें भरी निकली। शाबाश भाभी, तुमको तो परमवीर चक्र मिलना चाहिए। विनय दत्त ने पराजय की भावनावश जोर से हंसकर कहा। भाई साहब बरामदे में कुर्सी पर पालथी मारकर बैठे शेव कर रहे थे। बोले, तुम्हारी भाभी को चाहिए कि अब वह मनुष्य की खोपड़ी से बौद्धिक सनक और अनास्था की जुएं भी ना करें। वही इस समय दुनिया में सबसे अधिक फैली हुई है। भाई की बात विनय दत्त को कहीं प्राण सी छू गई, जैसे अचानक इमारत गिरने से कोई मलबे में दब जाए, देर तक चुटीला और बेहोश पड़ा रहे और फिर किसी का सहायता भरा हाथ पाकर उसे ताजी हवा में सांस मिले। मन ने फौरन कहा, सनक और अनास्था से तो लड़ा जा सकता है, ये अस्थाई वृत्तियां हैं। इंसानियत एक बहुत बड़ी दौलत है जो अब भी इंसान के पास है। माओवादी कम्युनिस्टों की घृणा भरी उपेक्षा के बावजूद इंसानियत केवल आज ही नहीं, सदा जिएगी, सदा जीतेगी।